हाय एवरीवन। तो अब हम लोगों ने जब 700 की सीरीज बहुत अच्छी तरह से क्लासेस में कर लिया था, अब ये अपने सुपर रिवीजन सीरीज के अंतर्गत हम स्टडी मटेरियल से हमने क्लास के अंदर स्टडी मटेरियल को भी गो थ्रू कर लिया था। बट अब एट दिस टाइम बिकॉज वी नो कि हमारे सिलेबस में यूँ तो पूरा 700 की सीरीज है जो हमने पढ़ी है डिटेल में, बट स्टिल इंस्टीट्यूट ने जो जो टॉपिक्स अपने यहाँ पर इंक्लूड किए स्टडी मटेरियल में उनसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। दैट इज़ वाई अब हम एक क्विक गो थ्रू इसका कर रहे हैं, लास्ट मिनट रिविजन, क्योंकि ये चैप्टर 10 मार्क्स का तो ऑन एन एवरेज आएगा ही आएगा। ओके, सो 700 की सीरीज लेट्स स्टार्ट एंड दिस इज अ रिविजन थिंग। ठीक है, पहले आप लोगों के पूरे क्लास के नोट्स अपने साथ में रख करके बैठना, जो तुम लोगों ने निमोनिक्स बनाया वो सब साथ में रख करके बैठना है, देन उसके बाद में से एक बार क्विकली रिवाइज कर रहा है। ओके, चलो देखो, जब हम ऑडिट रिपोर्ट के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हम लोग कौन सी वाली सीरीज इसके अंदर जो हमें मेन दी है वो पढ़ रहे हैं, हम रिपोर्टिंग की सीरीज ऐसे 700, 705, 706, आपके पास 701 और एक 710 आज के इस रिविजन वीडियो के अंदर करके चलेंगे। 700 इज ऑल अबाउट फॉर्मिंग एन ओपिनियन, पर इसमें 700 में ओपिनियन कैसी जाती है, तो ओपिनियन 700 के अंदर हमेशा जाती है अनमॉडिफाइड, या जिसको हमने बोला अनक्वालिफाइड, वो वाली ओपिनियन। प्लस उसके साथ में आपने कहा कि जब हम लोग अनक्वालिफाइड ओपिनियन या अनमॉडिफाइड ओपिनियन की बात करते हैं, दैट इज अनमॉडिफाइड ओपिनियन की बात करते हैं, तो वो जाएगी 700 में। और फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जो होगा, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वो भी 700 में जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू SA 705, हमें सबके नंबर्स भी याद करने हैं। जब हम बात करते हैं 705 की मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन, तो यहाँ पे हमारे पास मॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा। एंड मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या हो गया कि क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर। तो मॉडिफाइड ओपिनियन का किसके अंदर, कौन से वाले एसए के अंदर काम चलेगा, उसका काम 705 में जाएगा। प्लस हमारे पास आएगा 706, तो 706 के अंदर दो पैराग्राफ जिसकी हम बात करेंगे, सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, EOM एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, और साथ में अदर मैटर पैराग्राफ की बात की जाएगी। प्लस उसके बाद आया 701 जो हमारा की ऑडिट मैटर्स के ऊपर बना हुआ है। फिर हमारे पास आएगा 710 जो हमें बताएगा रिपोर्टिंग कैसे करनी है ऑडिटर को जब वो ऐसे जगह पर ऑडिट करने के लिए जाता है जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दिखाई है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन चाहे तो उन लोगों ने करस्पॉन्डिंग फिगर्स की तरह से दिखाई है या फिर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरह से दिखाई है। राइट नाउ अब आप मेरे को एक चीज बताओ, जब हमने 1 सेकेंड के लिए लगा करके, आप प्लीज जस्ट फॉर 5 सेकेंड्स इसको देख करके बताओ, इन्होंने भी जो एक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर्स का चार्ट बनाया, देखो मैंने ना स्टडी मटेरियल में साथ साथ में लिख दिया है अगर मुझे कुछ नंबर्स वगैरह लिखने की जरूरत लगी है तो। राइट तो आपने कहा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आपको 700 के अंदर आप लोग पढ़ते हो। ओके, देन उसके बाद आप कहते हो जब मॉडिफाइड ओपिनियन है तो वो 705 के अंदर जाता है, कैम मैटर 701 में, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर कहां पर गया, 706 के अंदर। तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पर जो ओपिनियन कैसे आपने बनानी है, उसको कैसे अपनी रिपोर्ट के जरिए पेश करना है। तो ऑडिटर एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम एविडेंसेस। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई होती है। तो ऑडिटर ने अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करी ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम एविडेंसेस, और ओपिनियन कहां पर व्यक्त करी, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर व्यक्त की। नाउ जब हमने कहा इंट्रोडक्शन, तो मैनेजमेंट, देखो सारे कीवर्ड्स हाईलाइटेड हैं, मेरी एक बात ध्यान देकर के सुनो एक बार। आई नो आप सबके पास स्टडी मटेरियल है, लेटेस्ट नहीं है तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से फटाफट से डाउनलोड कर लो क्लास को रोक कर। वैसे मैंने क्लास में कराया हुआ ही है तुम लोगों को, तो तुमने पहले से डाउनलोड कर रखा है। राइट नाउ देखो मैंने सारे कीवर्ड्स फिर से हाईलाइट कर दिया इसके अंदर। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है प्रिपरेशन के लिए, इंटरनल कंट्रोल्स के लिए। हमारे ऑडिट का पर्पस है कि जो भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो हमारी रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं, हम उनके कॉन्फिडेंस को इन्हांस कर दें, उनका यकीन हमारी रिपोर्ट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ज्यादा हो पाएगा, और हम अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट दिया करेंगे जिसके अंदर हम इस बात के ऊपर अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे whether the financial statements that has been examined by us represent a true and fair view।
नाउ अब इसके बाद आपने एक बात कहा कि हम ट्रू एंड फेयर व्यू की बात करते हैं, बट वो ट्रू एंड फेयर व्यू किसके अनुसार है? मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू एज पर एक्सेप्टेबल एंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क व्हिच इज एप्लीकेबल टू एंटिटी। अगर मैं बैंक का ऑडिट करने के लिए गई हूं तो बैंक पर एप्लीकेबल जो FRF दैट मींस बैंक के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार बनाया गया। नहीं, अगर मैं कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करने के लिए गई हुई हूं तो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शेड्यूल 3 और साथ साथ में अगर इंडियन AS लगने थे तो इंड AS के हिसाब से बनाया गया है या नहीं। अब आप बताओ, वी हैव डन दिस कि जब हम 700 की सीरीज पढ़ते थे तो 700 की सीरीज बेसिकली ये जो लेटेस्ट है ये हमारे पास में आई क्योंकि हमने अडॉप्ट किया ग्लोबल प्रैक्टिसेस को, जो हमारे ISAs हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को, उनको हमने अडॉप्ट किया और हमने उसी तर्ज पर अपने यहाँ जाएगी अनमॉडिफाइड ओपिनियन 700 में, 705 में जाएगी मॉडिफाइड ओपिनियन, 706 में जाएगा एम्फेसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर सेक्शन। 701 जब आया तो उसने बोला, बिकॉज 701 थोड़ा लेट आया, तो उसने कहा की ऑडिट मैटर्स फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी, प्लस उसके बाद आपने कहा कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो कर पाए, और प्लस इसके साथ साथ में देखो ग्लोबल मार्केट प्लेस क्रेडिबिलिटी बेटर हो जाए, कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी, क्योंकि सब एंटिटीज की रिपोर्ट एक से प्रकार से बनाई जा रही है। सो एनी यूजर कैन एक्चुअली कंपेयर टू ऑडिट रिपोर्ट्स, और इवन क्योंकि आउटसाइड, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में भी सेम प्रकार से ही रिपोर्ट के फॉर्मेट्स हुआ करते हैं विद ऑब्वियसली अ लिटिल बिट चेंज, क्योंकि वहां FRF कुछ और है, वहां इंडियन AS या इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 नहीं है। तो फिर भी क्योंकि रिपोर्ट का फॉर्मेट एक सा है तो ग्लोबली उसमें कंपेरेबिलिटी आ जाएगी, क्रेडिबिलिटी आ जाएगी। अब आप बताओ, एक तो ऑब्जेक्टिव 700 का क्या है? आप अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, पहले ओपिनियन फ्रेम कर रहे हो, ओपिनियन फ्रेम कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, जो आपको एविडेंसेस मिले उनके बेसिस पे कंक्लूजन्स बनाए, कंक्लूजन्स के बेसिस पे ओपिनियन बनाई, और उस ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहे हो एक रिटन रिपोर्ट के अंदर। बट प्लीज रिमेंबर 700 में कौन सी ओपिनियन आती है? अनमॉडिफाइड या अनक्वालिफाइड जिसको हम बोलते हैं, वो ओपिनियन 700 में आती है, बिकॉज मॉडिफाइड ओपिनियन किसी SC के अंतर्गत आई है, 705 के अंदर आई है। नाउ टू फॉर्म ओपिनियन ऑडिटर टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस क्या? रीजनेबल अश्योरेंस एब्सोल्यूट अश्योरेंस है, 100% पक्का? नो। So reasonable assurance is a high level of assurance but not an absolute assurance. Auditor ने reasonable assurance obtain की whether financial statements have been prepared in accordance with applicable FRF, क्या मैनेजमेंट ने उसके ऊपर लगने वाले FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया है या नहीं बनाया है। और ओपिनियन से पहले मैंने एविडेंसेस ऑब्टेन किए ये कंक्लूड करने के लिए कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं या नहीं, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो मैंने कुछ चीज़ों को कंक्लूड किया। मैंने क्या क्या चीज़ें कंक्लूड करने से पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने देखा क्या मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस मिल गए हैं। मिल गए हैं तो हमारी ओपिनियन अनक्वालिफाइड या अनमॉडिफाइड हो सकती है। क्या अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स मटीरियल हैं? क्योंकि अगर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स मटीरियल हैं तो ओपिनियन मॉडिफाइड देनी होगी, जो जाएगी 705 के अंदर। और मैंने कुछ चीज़ों को इवैल्यूएट किया। अभी इवैल्यूएशन आगे आ रहा है, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज, दिस एंड दैट। चलो, तो ऑडिटर ने क्या क्या चीज़ों को इवैल्यूएट किया? ऑडिटर ने इवैल्यूएट किया क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल FRF, फाइनेंशियल एग्जाम में फुल लिखना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। अगर कंपनी का ऑडिट करने के लिए गए तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो कंपनीज एक्ट के अनुसार लगने चाहिए थे बनाए हैं या नहीं। तो कंपनीज एक्ट में हमने किया हुआ है सेक्शन 133 के अनुसार जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं
वैसे बनाए हैं कि नहीं। और साथ में अगर शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट्स की भी बात करते हैं तो सेक्शन 129 में जो दी हुई है। नाउ एक तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी देख करके चलना है, क्योंकि मैनेजमेंट अपने जजमेंट में या अकाउंटिंग एस्टिमेट में बायस कर देता है। अगर मैनेजमेंट को अपने प्रॉफिट ज्यादा दिखाने हैं तो वो प्रोविजंस कम लगाएगा। सो देयर कुड बी पॉसिबल बायस बाय द मैनेजमेंट हो सकता है ऑब्जेक्टिवली ये एस्टिमेट्स या जजमेंट्स नहीं ले रहा हो। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का मतलब नॉट एवरीथिंग रिलेट्स टू क्वांटिटी। कई बार नेचर आइटम का ऐसा हो जाता है कि वहां पे मेरे को लग सकता है यहाँ ये गड़बड़ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट बहुत सारे जजमेंट्स बनाता है, जजमेंट्स जैसे से फॉर एग्जांपल वो बहुत सारी चीज़ों को सेलेक्ट करता है, वो प्रोविजंस क्रिएट करता है। जैसे हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के एग्जांपल्स करके चलते हैं। ऐसे 260 इज ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग the audit matters to TCWG। So 260 ने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर बोला है ऑडिटर को पॉसिबल बायस के बारे में अवेयर होना चाहिए, बिकॉज लैक ऑफ न्यूट्रलिटी का मतलब हो सकता है मैनेजमेंट न्यूट्रल ना रहे, वो बायस्ड हो जाए। बायस्ड कैसे कि अगर मान लो से फॉर एग्जांपल मान लो कोविड के टाइम पर उन लोगों को प्रॉफिट नहीं आए ज़्यादा, बट फिर भी वो लोग अपने यहाँ पर कुछ खर्चे कम बुक करें ताकि उनके प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आ जाएं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑब्जेक्टिव वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? देखो ये इंडिकेटर्स एग्जामिनर पूछता है, ठीक है, पेपर में आए हुए हैं। सेलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट, हमने एज ऑडिटर मैनेजमेंट को 3 तरह के करेक्शन बताए, पर मैनेजमेंट ने उन्हीं चीजों को ठीक किया। ठीक है, हमारे बताई हुई चीजें 3 थी, पर मैनेजमेंट ने वही वाली चीज को ठीक किया जिससे कि उसका प्रॉफिट बढ़ रहा था, अदरवाइज उसने ठीक नहीं किया। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, ये देखो, इंक्रीजिंग रिपोर्टिंग अर्निंग, पॉसिबल मैनेजमेंट बायस इन द मेकिंग ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वो लोग प्रोविजंस वो लोग कम से कम बना रहे हैं सो दैट उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज्ड नजर आए। ऐसे 540 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के ऑडिट करने पर जो है उसने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में ज्यादा बताया हुआ है। हाँ, एक बात जरूर, अगर इंडिकेटर्स है, हमें शक हो रहा है कि मैनेजमेंट ने कुछ गड़बड़ किया, मैनेजमेंट बायस्ड है, तो ये बात अपने आप में, मेरा शक होना अपने आप में, ये इंडिकेटर होना अपने आप में मिस स्टेटमेंट नहीं है, राइट? हाँ, मैं इस बात को चेक करने के लिए और एविडेंसेस ऑब्टेन करूंगी। अगर मुझे लगा कि मैनेजमेंट ऐसे बायस्ड है तो हम मैनेजमेंट के ऊपर रिलाय कम करेंगे। आई होप दैट इज ओके। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक इवैल्यूएशन? देखो ये भी ना क्वेश्चन बन के आ जाता है कि ऑडिटर विल हैव टू इवैल्यूएट, ऑडिटर को इवैल्यूएट करनी होती हैं कुछ चीजें जब वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा होता है। आप बताओ कौन से स्पेसिफिक इवैल्यूएशन है? तो बताओ, एक तो ऑडिटर चेक करेगा एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है यानी अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो चेंज एज पर FRF राइट हुआ है या नहीं हुआ है, प्लस उसके साथ साथ एस्टिमेट्स रीजनेबल है या नहीं, सारी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट रिलायबल है जो कुछ भी आई है, यानी कोई आइटम छूटी या झूठी नहीं है, सारा एडिक्वेट डिस्क्लोजर हुआ है, सारे के सारे मटेरियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स का टर्मिनोलॉजी, जो टर्म्स यूज की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लोन्स एंड एडवांसेस है तो उनको लोन्स एंड एडवांसेस ही दिखाया है, उनको डिपॉजिट्स करके नहीं दिखाया है। ये सारी चीजें हुई हैं या नहीं? रीजन बताओ क्यों? क्योंकि अगर ये सब कुछ ठीक है तो ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, और अगर इनमें कुछ गड़बड़ है तो ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। तो ही नीड्स टू इवैल्यूएट दीज मैटर्स बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ सच इवैल्यूएशन ही इज एबल टू फ्रेम हिज ओपिनियन कि उसको ओपिनियन कैसा एक्सप्रेस करना है। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क से बनाए हैं, हमने ये चीज़ एग्जैक्टली 700 जब हमने डिटेल में करा था तब हमने ये करा हुआ है, कंप्लीटली एक्सप्लेन करा है हमने क्लास में। तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर भी देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट में जो शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट्स हैं, सेक्शन 129 रेड विद सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट, वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है।
क्यों, अभी उसी के डेफिनेशन के साथ में कर लेंगे। और क्या, नोट्स टू अकाउंट्स भी सारे के सारे ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो बेसिकली ऑडिटर ये सारी चीजों को इवैल्यूएट करता है और वो ये भी देखता है कि मैनेजमेंट बायस तो नहीं है, और इन सब रीजनेबल अश्योरेंस जब उसको मिल जाती है उसके बेसिस पे वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है। आई होप दैट्स क्वाइट ओके। ठीक है, तो इसमें से मेरे को मेन क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं। एक तो ऑडिटर अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कैसे करता है, क्या क्या बातें वो सोचता है, स्पेसिफिक इवैल्यूएशन क्या होते हैं, इंडिकेटर्स ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी क्या हो सकते हैं। अब डेफिनेशन देखो, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ मैनी यूजर्स को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के अनुसार। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क जो बहुत सारे लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए, जो हिंदुस्तान में, अगर मान लो मैं फिर से एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, ऑल्दो बहुत डिटेल में नहीं, आपके पास नोटिंग किए हुए हैं ये सारी चीजें, राइट। जैसे अगर मान लो इन्फोसिस ने हिंदुस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए एज पर द कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार, और वो न्यूज़पेपर में भी छापे, अपनी वेबसाइट पे भी लेके आए, तो दोज आर कॉल्ड एज जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के अनुसार बनाए गए जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पर अगर उसने किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए बनाए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो स्पेशल पर्पस हो जाएंगे। Now, the fair presentation framework is a framework that requires compliance with the framework, और साथ साथ में वो ये acknowledge करता है कि management disclosures beyond that required by the framework भी provide कर सकता है, and acknowledge करता है कि extremely rare situation में management depart भी कर सकता है requirement से। इसका मतलब क्या हुआ, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क फ्लेक्सिबल है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, राइट, उसमें प्रोविजन के परसेंटेज दिए हैं बैंक्स के लिए एनपीएस पर, बट अगर बैंक चाहे तो उनसे ज्यादा प्रोविजन भी बना सकता है, रिमेंबर। प्लस बिल्कुल इसी तरह से शेड्यूल 3 में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स दी हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स दी हैं, बट अगर मैनेजमेंट को जरूरी लगता है तो वो एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स भी दे सकते हैं। इसका मतलब ये रिक्वायरमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की है, ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, ये रिजिड नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि नहीं जो लिखा है वही करना है। और एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन में हमने मार्किंग किया हुआ है सेक्शन 129 का एग्जाम्पल, जहां पर 129 में वो कहता है कि इफ इट डिपार्ट्स फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क देन मैनेजमेंट को ये लिखना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर कि उसने क्या डिपार्चर किया, कैसे किया, क्यों किया, रीजंस क्या थे डिपार्चर के। तो इसका मतलब एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन के अंदर वो ये भी बोल रहा है, फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट ये भी बोल रही है कि आप डिपार्ट कर सकते हो। तो एक आपका शॉर्ट नोट देखो किसका हो गया, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन वुड बी फेयर प्रेजेंटेशन, वन वुड बी कंप्लायंस। कंप्लायंस फ्रेमवर्क जिसमें ये दोनों एक्नॉलेजमेंट नहीं होते, ना तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर वो बोलता है कि एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स दे सकते हैं और ना ही कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर डिपार्चर्स अलाउड होते हैं। सो दीज आर द रिजिड फ्रेमवर्क्स। नाउ अनमॉडिफाइड ओपिनियन। So unmodified opinion, when the auditor concludes on the basis of evidences that financial statements are prepared in all material aspects, all material respects in accordance with the applicable FRF। मतलब जब auditor conclude करता है कि क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर FRF बने हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन। नाउ सो अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कब करेगा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में उसने कंक्लूड किया कि एज पर FRF है। मॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन ही कंक्लूड्स दैट बेस्ड अपॉन द एविडेंसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। ओके, तो जब मिस स्टेटमेंट होते हैं, हमने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है उसका ऐसे करके 2 आरोज बनाकर, तो आइदर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन, राइट।
और अगर वो अनेबल हो जाता है, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस टू कंक्लूड एज टू कि है या नहीं मिस स्टेटमेंट्स, जब वो अनेबल हो गया तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। बट मॉडिफाइड ओपिनियन कहां पे एक्सप्रेस करता है? SA 705 के अंदर। नाउ वी कम टू ऑडिटर रिपोर्ट। तो ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर स्पेसिफिक हेडिंग्स या स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जो जिसके अनुसार ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है। अच्छा, आई जस्ट टेल यू वन थिंग। अब ये ना देखो, तुम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है सारा चीजें, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम इसका स्पीड थोड़ा स्लो कर सकते हो, तुम इसका स्पीड इससे भी फास्ट कर सकते हो। प्लीज प्लीज, है ना, तुमको थोड़ा सा रुकने का लग रहा है कि एक बार चलो अब तक का स्टडी मटेरियल एक बार तुम लोग फिर से देख जाओ, तो तुम लोग यहाँ पर स्टॉप करके एक बार स्टडी मटेरियल देख सकते हो। इट डिपेंड्स। अगर लास्ट मिनट पर देख रहे हो है ना क्लास को, तो फिर तो देखो, फिर तो इसी स्पीड पर चलने देना। अगर पहले देख रहे हो, थोड़ा टाइम है इस चैप्टर में, अभी जैसे आपने टाइम एलोकेट किया हुआ है 4-5 घंटे, तो तुम रुक रुक करके साथ साथ में कर सकते हो। देखो क्वेश्चंस तो तुमको भी पता है, सिलेबस में पूरा 700 है, पूरा 705 है, पूरा 706, पूरा 701, पूरा 710, बट स्टिल क्वेश्चन तो वो लोग जो उन्होंने स्टडी मटेरियल में, जैसे अगर उन्होंने इस टॉपिक पे डिस्कशन किया हुआ है तो वो इसका पूछ लेंगे क्वेश्चन ज्यादा, तो वो ज्यादा पूछेंगे वो वाले टॉपिक जो उन्होंने स्टडी मटेरियल मेन के अंदर रिपोर्टिंग के चैप्टर में इंक्लूड किया है। दैट इज द रीजन। ओके, नाउ TAOO हमने पढ़ा था ताऊ जी के, है ना। सो बेसिकली ताऊ जी इज फॉर गोइंग कंसर्न के बारे में मटेरियल अनसर्टेनिटीज जो 570 के अनुसार, और K इज फॉर कैम मैटर्स 701 के अनुसार। TAOO, T इज फॉर टाइटल, A is for addressee, O is for opinion section, O is for opinion का basis, that means basis for opinion, right? But मुझे खाली basis वर्ड ठीक नहीं लगता, that is why opinions basis हमने बनाया हुआ है। Then RO, responsibility of financial statements, responsibility of auditors, that means auditors responsibility, and auditor responsibility की location भी आ जाएगी, and other reporting responsibilities जैसे section 143 की other reporting responsibilities होती हैं, plus DPS। तो DPS आप ऐसे करके signature हो गया, place हो गया, and date हो गया। दिस यू कैन, बट प्लीज माइंड इट, वो सबके या तो खाली नाम पूछेगा और लिखने को कोई एक देगा, या सबके नाम भी नहीं पूछेगा, कोई एक लिखने को देगा या एक का ड्राफ्टिंग देगा। फटाफट टी इज फॉर, तुम्हारे पास इससे ज्यादा भी निमोनिक्स लिखे हुए हैं, वो AED, अमर, वो पूरा हम लोगों ने ना वो लिखा हुआ है, ठीक है, वो रफी साहब वाला भी बनाया हुआ है उसके लिए, तो वो कॉपी अपने सामने रख करके चलना। ओके, मैंने यहाँ पे बस मेन वाले लिखे हुए हैं इसके अंदर, बट मेन लिख दिए हैं। टाइटल, सो टाइटल इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, सो दैट एनीबडी कैन डिस्टिंग्विश दिस ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम द अदर रिपोर्ट्स। जैसे इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट भी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर टाइटल क्या है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। नाउ अड्रेसी, सो अड्रेसी कौन होगा? टू, संबोधित किसको की जाएगी रिपोर्ट? ये डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस पे। फॉर एग्जांपल कंपनीज के केस में शेयर होल्डर्स, फॉर एग्जाम्पल कुछ के केस में TCWG, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। अगर हम पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो हम इसको संबोधित टू कर सकते हैं, टू द पार्टनर्स, और अगर हम लोग कंपनीज का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं तो टू द मेंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहाँ जा रहे हैं? कंपनी का करने के लिए जा रहे हैं, तो कैसे दिखाएंगे? ऑल्सो गिव अ टाइटल, तो टाइटल वुड बी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ जो भी कंपनी का नाम है। प्लस अगर आप पार्टनरशिप फर्म का करने के लिए जा रहे हो तो टाइटल हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द पार्टनर्स ऑफ, यानी ये डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस पे। अब आपने एक बात शायद नोटिस की हो, देखो मेरा एक सेक्शन खत्म हो गया, मेरा दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो, तो मैंने दूसरे कलर से हाईलाइट करने की कोशिश की है, या तो मैंने यहाँ पर लाइन बना दूं, क्योंकि कई बार ना ये समझ नहीं आता कि एकदम पहला टॉपिक खत्म कहाँ हुआ यहाँ पे और दूसरा चालू कहाँ हुआ, ठीक है। सो मैंने या तो लाइन बना दी या दूसरे कलर से हाईलाइटिंग कर दी। ऑडिटर की ओपिनियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला सेक्शन जो आया जिसमें हमको कुछ अच्छी खासी बात लिखनी है,
अब तक तो हम केवल या तो टाइटल या एड्रेसी का नाम लिख रहे थे, जहां हमको कुछ मेन बात लिखनी है। वो मेन बात पहला सेक्शन है ऑडिटर्स ओपिनियन। आई टोल्ड यू इन डिटेल कि अब ऑडिट रिपोर्ट में जो रिवाइज 700 की सीरीज थी, इसमें सबसे शुरू में ओपिनियन चली जाती है, बिकॉज यूजर को ये पहला सेक्शन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ओपिनियन कैसी है। सबसे जरूरी बात क्या है? दैट इज ओपिनियन। व्हाई ही इज स्टडीइंग दैट ऑडिट रिपोर्ट, व्हाई ही इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग द ऑडिट रिपोर्ट, ही जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द काइंड ऑफ द ओपिनियन दैट ऑडिटर हैज एक्सप्रेस्ड। सो जो सबसे ज्यादा काम की बात है वो है ओपिनियन। सो ओपिनियन इज द फर्स्ट सेक्शन इन ऑडिट रिपोर्ट। नाउ तो यहां पर क्या होगा, मैंने तुमको टेक्निक बताई हुई है इसकी कि तुम क्या कर सकते हो। देखो, एक ये अगर मैंने ड्राफ्टिंग, यू रिमेंबर हम लोगों ने ड्राफ्टिंग अपनी इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में पूरी मार्क की हुई है ना। वही ड्राफ्टिंग इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में ड्राफ्ट के क्वेश्चन बना के दी हुई है। सो आई टोल्ड यू द टेक्निक कि अगर मैं ये ड्राफ्ट कर जाऊंगी तो थियरी तो मेरा बन ही जाएगा, है ना। तो व्हाट इज अ ड्राफ्टिंग? हमें सबसे पहले एंटिटी को आइडेंटिफाई करना है, हमें आइडेंटिफाई करना, हमने ऑडिट किया है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो बताने हैं, उनका डेट बताना है, पीरियड बताना है, दैट मीन्स बैलेंस शीट एज एट दिस डेट वाली बतानी है, और साथ में हमें आइडेंटिफाई नोट्स टू अकाउंट्स को भी करना है, और फिर हमको अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है। पर 700 में ओपिनियन कैसी है? अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड। तो आप बताओ इसमें हम क्या क्या बताते हैं। वी हैव ऑडिटेड, अगर थियरी लिखने को आए तो द फैक्ट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड, ठीक है। और अगर ड्राफ्टिंग आई तो वी हैव ऑडिटेड। जो हमने इलिस्ट्रेशन 1 जो बुक में पूरी बड़ी वाली है उसमें पूरा मार्किंग किया हुआ है। सो वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ दिस XYZ लिमिटेड विच कंप्राइज द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की डेट बता देंगे, एंड द स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आना चाहिए अगर ये कंपनी की बात कर रहा है। आई डोंट नो इन्होंने यहाँ पर क्यों नहीं दिया स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड। आप प्लीज आप लिख लेना कैश फ्लो भी, हमने इलस्ट्रेशन वाला प्रॉपर किया हुआ है 700 वाला। एंड कैश फ्लो एंड द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग अ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, ओके। और फिर इसके बाद में हम अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। तो अब आप बताओ मुझे क्या क्या चीजें आ गई। ओपिनियन सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू। ड्राफ्टिंग आया तो वी हैव, जो हमने इलस्ट्रेशन में पढ़ा है वहां से करेंगे, और अगर थियरी में आया तो ये लिखने हैं, ठीक है। तो आप बताओ एंटिटी का नाम हो क्या? फलाना फलाना एंटिटी, वी हैव ऑडिटेड दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ XYZ लिमिटेड, राइट। स्टेट हो गया कि वी हैव ऑडिटेड, हमने टाइटल बता दिया द बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L, ओके। रेफर टू द नोट्स कर दिया हमने कि नोट्स में इंक्लूड क्या है, डेट एंड टाइम पीरियड, दैट मीन्स बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। आई टोल्ड यू द टेक्निक ऑल्सो, 31 मार्च वो कैसे करके लिखते हैं, 20x1 फॉर एग्जाम्पल या 20x2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप 2022 या 2023 भी लिख सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। नाउ अनमॉडिफाइड ओपिनियन की लैंग्वेज क्या होगी, ध्यान दो, याद करो क्या करा है आपने, क्या पढ़ा है। अगर हम एक ऐसी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन एक्सप्रेस करने जा रहे हैं जिसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क बनाए हैं, ठीक है, तब हमारी ओपिनियन की भाषा में शब्द फेयर यूज होगा। या तो हम लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, या लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली एज पर FRF। बट शब्द फेयर का इस्तेमाल कब होगा, जब मैं अब एक ऐसे क्लाइंट के यहाँ पर ऑडिट करने के लिए गए हूँ जहां पर उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अनुसार बनाए हैं। तो आप क्या कहते हो, हिंदुस्तान में तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क ही है, तो लैंग्वेज इन्हीं दो में से एक चलेगी जिसमें वर्ड फेयर का यूज होएगा, राइट। सो एक ये आपके पास इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट,
या गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। बट एक बात, अगर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो आपको साथ में कंडीशन नहीं लगाओगे बिल्कुल भी, बिकॉज कंडीशन तो या क्वालिफिकेशन तो क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ जाती है। आप इसमें कोई ये नहीं लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर द इंफॉर्मेशन या सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन, यानी यदि इस बात को हम अपवाद के तौर पे छोड़ दें या विद द फोरगोइंग एक्सप्लेनेशन, ये एमसीक्यूज में बहुत आता है। ओके तो हम ये शब्द यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, हम कोई कंडीशनल ओपिनियन नहीं दे रहे, हम साफ सीधे सच्चे शब्दों में बोल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एज पर एप्लीकेबल FRF, राइट। अब आप बताओ, इलिस्ट्रेशंस आपकी हो गई, ड्राफ्टिंग की हो गई आपके पास, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ द आर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन, ये मैंने आपको बताया हुआ है। हमने एक्चुअली 143 सबसेक्शन 2 का जो लैंग्वेज है, अगर हम कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं तो हमने 143 की भी लैंग्वेज जहां तक हम लोग उसके साथ में मिक्स करके बना सकते हैं हम वैसे करके करेंगे। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्ट एंड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। आई होप दैट्स ओके, राइट, ग्रेट। नाउ बेसिस फॉर ओपिनियन, वी मेड अ निमोनिक, मैंने मेन वाले तो लिख दिए यहाँ पर, हाँ, SREE, SREE। सो व्हाट इज SREE? मेरा जो मैंने अपना ऑडिट किया वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से किया, प्लस आप इस वाले अपने बेसिस फॉर ओपिनियन में मैं ओपिनियन कैसे दे पा रहा हूँ, आप इसके अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन का जिक्र कर देंगे कि फर्दर द डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैज बीन सेट आउट इन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, और आप ये जरूर लिख देंगे कि मैंने कोड ऑफ एथिक्स, मैं एथिकल हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, मैंने कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो किया है, I have fulfilled my responsibilities, और जो evidences that I have obtained have been sufficient and appropriate to provide a basis for auditor's opinion। मैं ओपिनियन इसीलिए दे पा रही हूँ बिकॉज मुझे एविडेंसेस पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट मिल गए हैं, राइट। तो आप बताओ बेसिस फॉर ओपिनियन, देखो बेसिस फॉर ओपिनियन भी आता है, थियरी आया ये रहा, और अगर तुम्हारे को इलस्ट्रेशन लिखने के लिए आया तो वो कहेगा ड्राफ्ट करके बताओ, तो ड्राफ्ट तुम लोगों को मैं फिर से बोल रही हूँ, तुमने इलस्ट्रेशन 1 में बुक में मार्किंग पूरी करी हुई है एक ही जगह पर, है ना, वो अलग अलग नहीं है, तो वो एक कोई सा सेक्शन पूछ लेता है आपसे। इट इज वेरी मच एविडेंट, तुम लोग जो कई बार पूछते हो मैम ड्राफ्टिंग भी आ सकती है क्या, एंड आई यूज्ड टू टेल यू, एक सेक्शन कोई पूछ लेगा वो आपसे ड्राफ्टिंग का, बिकॉज इट इज वेरी मच इंक्लूडेड इन योर स्टडी मटीरियल, आपके सामने है। Now, going concern. So, going concern, वैसे तो let me tell you हम ऐसे 570 के अंदर करेंगे, but going concern ये एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन हो गई कि एंटिटी अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखेगी, वो लोग कोई लिक्विडेट नहीं हो रहे हैं, कोई अपने ऑपरेशंस को सीज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अभी तक आपके पास TAOO हो गया ना, ओपिनियन हो गया, ओपिनियन का बेसिस हो गया, अब आया GK। सो एक्चुअली G इज टोटली कवर्ड इन SA 570, करेक्ट, बट स्टिल एक बार इसको यहां पर पढ़ लेते हैं। हाँ, अगर मान लो गोइंग कंसर्न का यूज अप्रोप्रिएटली किया है मैनेजमेंट ने, इसका मतलब असेट्स और लायबिलिटीज, असेट्स जैसे नॉर्मल बिजनेस में वो लोग रियलाइज करेंगे और अपनी लायबिलिटीज को नॉर्मली वो लोग डिस्चार्ज करेंगे। ऑडिटर को इवैल्यूएट करना होता है वेदर मैनेजमेंट्स यूज ऑफ गोइंग कंसर्न assumption इज एप्रोप्रिएट और नॉट, राइट। और अगर आपको लग रहा है कि मटेरियल अनसर्टेनिटीज हैं, और अगर मटेरियल अनसर्टेनिटीज हैं जिनसे डाउट जा रहा है, तो वो डिस्क्लोज की है या नहीं की है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि ऐसे 570 के हिसाब से 570 के हिसाब से ये जो सेक्शन है ये आएगा या नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ये जी हमेशा नहीं आता है गोइंग कंसर्न से रिलेटेड, मटेरियल अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, ये सेक्शन हमेशा नहीं आता है, ये तभी आता है जब 570 के अनुसार आपने कंक्लूड किया होता है। 700 तो बता रहे हैं, अगर 570 के अनुसार आपने कंक्लूड किया कि यहां पर आपको ये सेक्शन देना है, तो ये सेक्शन किस जगह पर आएगा,
ओके बिल्कुल इसी प्रकार से कैम मैटर्स भी हर जगह पर नहीं आएंगे, जहां पर या तो लिस्टेड एंटिटीज में बोला है 701 ने, या अदरवाइज लॉ एंड रेगुलेशंस ने बोला हो, या ऑडिटर को ऐसा लगा हो कि उसको कैम मैटर्स इंक्लूड करना उचित रहेगा, तब वो कैम मैटर्स को इंक्लूड करेगा। अदरवाइज कैम मैटर्स भी रिपोर्ट के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है। नाउ फिर उसके बाद जैसे एट टाइम्स ऑडिटर कम्युनिकेट कर सकता है जो सिग्निफिकेंट पब्लिक इंटरेस्ट वाले, कैम का अभी तो पढ़ रहे हैं, वहां पर कर लेंगे कैम की सारी चीजें। ओके नाउ वी कम टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ये आएगा। आप याद करो हम लोग पी और आई हमेशा पढ़ते आए हैं। PI, that is preparation of financial statements as per applicable FRF, and for such internal controls as management determines as necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement. तो P और I management की जिम्मेदारी है और going concern, but I don't want to write actually G over here. वो थोड़ा सा ना अजीब सा हो जाएगा वर्ड, सो PI असेसिंग कर देते हैं। हाँ ओके आई नो हमने PIC बनाया हुआ है जहां कॉपरेट करने की बात थी ऐसे 210 के अंदर निमोनिक, तो ये P और I तो सेम है। यहाँ पे असेसिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न और आ गया। ठीक है, तो अब आप बताओ इन्हीं दोनों को इसने क्या कर दिया बेटा, एक्सप्लेन। जहां आपको लगेगा, अगर आपको लगेगा आपने वो वाला क्लास वैसे तो तुम लोगों ने करा हुआ है जिसमें मैंने स्टडी मटेरियल डिस्कस किया था, बट स्टिल मेन ही करने की बात थी, ज़्यादा तो करने की बात ही नहीं रह गई थी 700 की सीरीज पूरी डिटेल पढ़ने के बाद। बट स्टिल अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम फिर से हाईलाइट करना चाहते हो, भूल गए हो क्लास करे हुए वक्त हो के, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसको रोक कर। तो एक पार्ट में उसने प्रिपरेशन के बारे में बता दिया, फिर उसने इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में बता दिया, प्लस उसके बाद उसने क्या बता दिया, असेसिंग भी उसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे 200 के अंदर प्रीमाइसेस बताए गए हैं कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है प्रिपरेशन करना, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में, तो यहाँ पर 700 में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं मैनेजमेंट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो जो प्रीमाइसेस बताए हैं कि जो बेसिक अजम्पशंस है जिनके बेसिस पे हम लोग ऑडिट करते हैं। राइट नाउ ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। नाउ व्हाट इज ओवरसाइट? ओवरसाइट का मतलब क्या हो गया, किसकी देख रेख में ये काम हो रहा है। तो अगर मान लो ऑडिटर को लग रहा है कि हाँ, ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइट, TCWG या सच टर्म दैट इज एप्रोप्रिएट। कंपनी के केस में वो आइडेंटिफाई करेगा कौन कर रहा है ये काम, डायरेक्टर्स। सो कंपनी के केस में कौन हो गया, जैसे इलिस्ट्रेशन में इन लोगों ने बोला हाउ, कैसे आएगा ये पैराग्राफ, तो यहां पर क्या चीज हो जाएगी, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यू रिमेंबर हमने इलिस्ट्रेशन 1 में यही मार्किंग किया है कंप्लीट हाईलाइट कर करके। ठीक है, और इसके अंदर हमने निमोनिक भी बनाया हुआ है, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली जो हम सेक्शन नंबर 134 सब सेक्शन 5 के अंदर डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट कहते हैं, उसको साथ में ये PI और असेसिंग द गोइंग कंसर्न उससे रिलेट करके हमने ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द केस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी बना दिया। ओके जिसमें वो सारी बातें आ गई आपकी 134 सबसेक्शन 5। ध्यान रखना 134 सबसेक्शन 5 का भी अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है ना, यू रिमेंबर। तो अगर तुम इसकी ड्राफ्टिंग केवल याद कर लोगे तो ड्राफ्टिंग से भी ना एक पंथ दो काज हो जाएंगे। देखो एक तो तुमको ये वाली बात याद आ जाएगी PI और असेसिंग द गोइंग कंसर्न वाली बात याद आ जाएगी, और साथ में ड्राफ्टिंग से एक और जबरदस्त फायदा होगा, जो तुम्हारा 134 सबसेक्शन 5 डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट का शॉर्ट नोट आता है वो भी प्रिपेयर हो गया। मैं थोड़ा सा साथ साथ में ना क्वेश्चन आंसर्स बताते जा रही हूँ, हर पेज तो याद करना पॉसिबल ही नहीं है, तुमको पता ही है, समझ तुम सब कुछ चुके हो, बट स्टिल तो ओनली दिस करने से भी, फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ ये करने से भी काम आ जाएगा। अब हमने दूसरे वाले कलर से हाईलाइट करना शुरू किया नेक्स्ट वाले सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे ज्यादा लेंथी तो यही वाला है ना,
है ना। देखो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर ऑडिटर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, उसकी फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, एक डिटेल वाली वो जो 1.5 पेज के अंदर हमने शेडेड मैटर के अंदर पढ़ी थी। प्लस उसके साथ साथ में लोकेशन की बात भी आ जाएगी कि जो फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो विद इन द बॉडी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट हो सकती है, या उसमें एक अपेंडिक्स बन के लग सकती है, या अगर लॉ ने परमिट किया हो तो एक वेबसाइट पे जा सकता है और ऑडिटर उस वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर सकता है ऑडिट रिपोर्ट में। ओके, सो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो देखो वही है ऑब्जेक्टिव के साथ रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस विच इज नॉट अ गारंटी, और इसके साथ साथ में चला जाएगा आपके पास दैट मिस स्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर। मतलब मिस स्टेटमेंट फ्रॉड से भी हो सकता है, एरर से भी हो सकता है, और हम सारी चीज़ों को नहीं पता लगा सकते। अब आराम से देखो, एक तो ना बात आप ध्यान लगा करके सुन लो। एक तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से आ सकता है जो आपने किया हुआ है, थोड़ा याद रखने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर, देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर सेम डिट्टो टीपाना जो तुम लोगों ने ऐसे 200 में किया। The objective of auditor are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and issue auditor's report. Auditor's report जिसमें opinion भी शामिल होएगा. And reasonable assurance is a high level of assurance, but it is not a guarantee. It is not an absolute assurance that all the material misstatements will always be detected. Okay, and misstatement can arise from fraud or error. तो हमने materiality को भी describe कर दिया. These can be material if they are going to influence the decisions of users of financial statements, and आप materiality का description भी कर देंगे, describe भी कर देंगे कि materiality क्या होती है। तो आप बताओ, ये तो main हो गया auditor's responsibility। तो आपके पास क्वेश्चन आया कि आप बताओ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑडिटर को क्या लिखना होता है। आप एक शॉर्ट नोट लिखो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, ये हो गया। नाउ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल फर्दर, तो फर्दर के अंदर हम लोगों ने निमोनिक्स प्रॉपर्ली बनाए हुए हैं, ठीक है। और फर्दर आपको ध्यान भी आना चाहिए, जब आप सारे एसेस पढ़ लेते हो तो ये सारे एसेस का एक तरह से निचोड़ जैसा है कि हमें रॉम आइडेंटिफाई करना है, हमें अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना है इंटरनल कंट्रोल्स का, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, गोइंग कंसर्न, ओवरऑल स्ट्रक्चर, हमने अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाया एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाया है। ये थोड़ा लेंदी है ड्राफ्ट करने में, नो डाउट्स अबाउट इट। मुझे चांस कम लगता है बट आने को कुछ भी आ सकता है कि फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो देखो फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में मार्किंग किया हुआ है, उसको यहाँ पे दोबारा से मार्किंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, प्लस शैल ऑल्सो स्टेट कि कम्युनिकेट हम करेंगे, प्लस उसके साथ साथ कैम मैटर्स हमने बता दिए हैं, रेलिवेंट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमने निभाया है, हम इंडिपेंडेंट रहे हैं। अब ये वाला जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताओ लोकेशन कहाँ पर होगी। तो लोकेशन के लिए देखो ध्यान दो, 3 चीजें की थी, या तो विद इन द बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, या यू कैन प्रोवाइड दिस, auditor can provide this this section of further responsibilities by way of an appendix to the audit report, या फिर वो इसको कहाँ पर लिख सकता है, वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट का लिंक दे सकता है यहाँ पर। चलो जी, अब आप बताओ, देखो ये आ गया ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट करने से आपने एक बात नोटिस करी होगी, देखो ड्राफ्ट ना मेन वाले उसको ही कराया है इन लोगों ने। मैंने तुमको बोला ना फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ड्राफ्ट करने का मतलब लाइक आई थिंक 8 मार्क्स में आना चाहिए, क्योंकि वो 1.5 पेज में तो किताब में दिया हुआ है ना, क्योंकि वो काफी लेंदी हो जाता है। तो बेसिकली मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि अगर ये लोग ड्राफ्टिंग पूछेंगे तो सिर्फ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पूछेंगे, वही रीजनेबल अश्योरेंस, और रीजनेबल अश्योरेंस हाई लेवल होता है मटीरियलिटी को एक्सप्लेन कर देने वाला। ठीक है जी, इतना मैटर डन। मैं फिर से तुमको एक वो रामबाण बता रही हूँ जो हमने क्लास के दौरान हमने 3 आवर्स लगाए थे एक ही एस्से पर, 700 को समझ नहीं पाए। जो तुमने क्लास के दौरान इलस्ट्रेशन 1 किया हुआ है ना, देखो उसमें पूरा ड्राफ्ट आ रहा है, उससे भी तैयार हो जाएगा। चलो, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज,
अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर लॉ ने बोला तो अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आ जाएगा। जैसे जब हम कारो 2020 की बात करते हैं तो कारो 2020 की रिपोर्टिंग भी अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर हम लोगों ने मार्किंग किया हुआ है, राइट। तो रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हो सकता है। इफ रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर प्रेजेंटेड इन द सेम सेक्शन एज द, तो ऑडिटर रिपोर्ट शैल क्लियरली डिफरेंशिएट द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब इसको आप मेन वाले रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, मेन वाले ओपिनियन में आप इसको मिक्स एंड मैच, मतलब इसको खिचड़ी मत पकाइए, इसको आप अलग से ही शो कीजिए। तो ये क्या है, एक सेपरेट सेक्शन होएगा जिसके अंदर ये आ जाएगा रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग कारो 2020 का रिपोर्टिंग करते हैं अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 के तहत, तो वो रिपोर्टिंग यहाँ होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इलस्ट्रेशन 1 में इसको भी मार्क किया हुआ है क्लास में, ओके। फॉर एग्जाम्पल, जब हम 143 सबसेक्शन 1 का रिपोर्टिंग करते हैं या सबसेक्शन 3 का रिपोर्टिंग करते हैं, सबसेक्शन 1 का रिपोर्टिंग तभी करना पड़ता है जब कुछ गड़बड़ पता चलती है, तो वो रिपोर्टिंग भी यहाँ होती है, ठीक है। बैंक्स के केस में LFAR, दैट इज अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी यहाँ पर आएगी, इस वाले सेक्शन में आएगी। अब बताओ सिग्नेचर, देखो सिग्नेचर का भी ड्राफ्ट जरूर कर लेना। अगर मान लो मेरी फर्म है तो मैं ऐसे करके लिखूंगी कि फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ, ओके, सुरभि बंसल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फिर फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आएगा, मेरे अपना पर्सनल नाम भी आएगा, मेरे सिग्नेचर भी जाएंगे, मेरा मेंबरशिप नंबर भी जाएगा। और हम लोगों ने एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर किया था, विच वॉज नॉट, जो बहुत पहले नहीं इंट्रोड्यूस था, हमने उसका शॉर्ट नोट भी किया था किताब में। सो बेसिकली वो यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी अब डालना बेसिकली ज़रूरी हो गया। और इसके साथ साथ में अगर मान लो मेरी फर्म नहीं है तो केवल अपना नाम जाएगा और नाम के साथ ना होगी फर्म, ना होगा फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरा मेंबरशिप नंबर चला जाएगा। तो साइन होगा, पर्सनल नेम में ज़रूर जाएगा। अगर फर्म है तो पर्सनल नेम के साथ नेम ऑफ द फर्म भी जाएगा, आपके नाम के साथ आपका मेंबरशिप नंबर, फर्म के साथ फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर जाएगा। सो दिस इज द सिग्नेचर स्लॉट हो गया आपके पास। प्लेस ऑफ सिग्नेचर, लोकेशन जो सिटी है, और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बनने से पहले की, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर जब TCWG ने या जो भी विद रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी हैं उन्होंने ये बात एजर्ट ना कर लियो कि हाँ हम रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कंपनी के केस में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल हो जाता है, रिमेंबर, तो उससे पहले की डेट नहीं होगी। तो बेसिकली ऑडिटर की रिपोर्ट नहीं होगी अर्लियर। आई एम टेलिंग यू दिस इज ऑल्सो फॉर द MCQ पर्पज ना। जब ऑल द स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड और रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी ने मान लिया कि हमारी जिम्मेदारी, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कर दिया। और इससे एक बात और हो जाएगी कि डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि ऑडिटर ने ऐसे 560 में जो उसकी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है वहां तक की सब्सिक्वेंट इवेंट्स को एज पर 560 कंसिडर कर लिया है, ठीक है। तो आप बताओ, डेट का भी आ सकता है आपके पास, ये देखो ये इन्होंने सिग्नेचर के लिए लिखा हुआ है, सिग्नेचर भी आ सकता है। और अब एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, UDIN, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना जरूरी हो गया है ताकि CAs के साइन को नॉन CAs फोर्स ना कर लें। तो आपको UDIN, ये वहाँ पे उनके UDIN पोर्टल पे ICI के जनरेट किया जाता है। तो आई थिंक देखो ये इन्होंने ना ड्राफ्टिंग दी हुई है कि बताओ कैसे करेक्ट वे ऑफ साइनिंग होगा। ये तो तुम लोगों ने कितनी सारी जगह पर पढ़ा हुआ है, सच ये ड्राफ्टिंग हो गई आपके पास। आई होप दैट इज ओके। अब 700 की मेन चीजें करने के बाद तो आपके पास देखो, अब मैं ना वापस से दोबारा से इस पर नहीं जा रही हूँ कि हाँ चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं TAOO एंड ऑल। अभी तो करा है ये रिवीजन, कितनी भी बार आप इसको देख लीजिए, ओके। अब जब हमने कहा कि आपके पास में ऑडिटर की रिपोर्ट का फॉर्मेट एक तो 700 में दिया है, 700 के अंदर ये TA
ओ करके, और ये सारा का सारा रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है। नाउ अब हमने कहा कि ऑडिटर की रिपोर्ट प्रिस्क्राइब लॉ और रेगुलेशन ने भी की है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑडिटर की रिपोर्ट कैसी दिखाई देगी, मान करके चलते हैं कि आप बैंक को ऑडिट करने के लिए गए और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी ऑडिटर की रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो अब ऑडिटर को, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, ऑडिटर को दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा, ऐसे काम करना पड़ेगा कि एससी की भी भाषा यूज हो जाए उसमें और वहां की भी। जैसे जब हमने कंपनी को ऑडिट रिपोर्ट करते हैं तो हम उसमें 143 की भी रिपोर्ट की भाषा को यूज करते हैं और एसए का तो यूज करते ही करते हैं। तो इसने कहा अगर ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रिस्क्राइब बाय लॉ और रेगुलेशन है, लॉ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट इन एडिशन टू एसेज होती हैं। बीइंग एन ऑडिटर आई विल हैव टू फॉलो बोथ। जब मैं ऑडिट कर रही हूं तो मुझे ICAI के स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को भी फॉलो करना है और साथ में अगर लॉ ने मुझसे कुछ बोला है तो उसको भी फॉलो करना है। तो बेसिकली अगर दोनों में कोई डिफरेंस है तो लेआउट एंड वर्डिंग का है, तो जो रिक्वायरमेंट हमने बोली है A&M के अंदर उनको इंक्लूड करेंगे, एसेज का रेफरेंस देंगे। अब इसने कहा द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड in those circumstances the requirement is stated in paragraph 3.1 above that are not included need not be applied। मतलब अगर लॉ ने कुछ बोला है तो जो हमने वो TAOO वाला पढ़ा है, TAOO, GK, RO, ठीक है, अगर मान लो लॉ ने उसको मना किया है या वो नहीं लिखा है तो उसको बताने की जरूरत नहीं होगी। तो देखो एक बात ध्यान से सुनो, ये आपके पास में क्वेश्चन करके आ जाता है, हमने इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर किया हुआ है, ठीक है। चलो जी, अगर ऑडिटर की रिपोर्ट लॉ रेगुलेशन ने भी बताई है कि स्पेसिफिक लेआउट है तो हम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का रेफरेंस केवल तब देंगे जब रिपोर्ट में कम से कम ये बातें तो आएंगी। टाइटल जरूर आएगा, एड्रेस जरूर आएगा, ओपिनियन सेक्शन जरूर आएगा जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जिक्र कर देंगे, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सो एंड सो, ठीक है, ये कर देंगे, ये जरूर आएगा, हमारी इंडिपेंडेंस का जिक्र जरूर होगा, कोड ऑफ एथिक्स का जिक्र जरूर। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स का जिक्र जरूर होगा, गोइंग कंसर्न अगर जरूरी है, एप्लीकेबल वाली बात जरूर, क्योंकि गोइंग कंसर्न हमेशा नहीं आता है तो जरूर होगा। प्लस अगर लॉ में कुछ और फॉर्मेट दिया है स्टिल हम स्टैंडर्ड का जिक्र तब करेंगे जब हम कर पाएंगे जिक्र बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, इन केस वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस अ मॉडिफाइड ओपिनियन आइदर क्वालिफाइड और एंडोर्स और डिस्क्लेमर व्हाटसोएवर। और अगर जरूरी होगा तो हमने 701 का भी जिक्र किया होगा विद मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और तब हम एसए का भी जिक्र करेंगे, लॉ एंड रेगुलेशन का भी यूज करेंगे कि ठीक है एसए और लॉ रेगुलेशन बहुत विपरीत नहीं है, दीज आर नॉट इनकंसिस्टेंट, दैट इज वाई हमने दोनों को फॉलो कर लिया है। और फिर सिग्नेचर, प्लेस और डेट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये देखो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन 8 करके दी हुई है जो हम लोगों ने अपनी क्लास करते वक्त इलस्ट्रेशन 1 फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का किया हुआ था, ठीक है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। तो ये क्या है, अगर तुमने अब पहले से तुमने ओपिनियन का ड्राफ्ट कर लिया, बेसिस और ओपिनियन का कर लिया, तो तुमको इसको यहाँ से क्यों करने की जरूरत पड़ेगी भला, या तो आप वहां से कीजिए या फिर आप ये वाली इलस्ट्रेशन कर लीजिए, एक ही बात है जिसमें सारी की सारी ड्राफ्टिंग, ये देखो ये आ गई ना, कारो की रिपोर्ट अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अंदर चला गया, 143 सब सेक्शन 3 की रिपोर्ट यहाँ पर आ गई, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप ना केवल आप मतलब आप इसको सेफली इस वजह से छोड़ सकते हो, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज आपने इंडिविजुअली तो सेक्शंस की ड्राफ्टिंग कर ही ली ना, अगर ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन आया तो चाहे आप अलग अलग वाली ड्राफ्टिंग करो, पूछेगा तो वो कोई एक या दो सेक्शंस का ही ड्राफ्टिंग, पूरी रिपोर्ट का ड्राफ्टिंग तो एग्जाम में कैसे पूछेंगे, 16 या 18 नंबर का एक क्वेश्चन थोड़े ना आएगा, ओके। चलो ना, मॉडिफिकेशंस, वैसे अगर सारी ड्राफ्टिंग सीख जाओगे तो कंप्लीट रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग भी आई गई। ट्रेनिंग पर ना आप अपने सीए के सामने थोड़ा सा टशन झाड़ सकते हो, ओ सर यू नो आई नो द ड्राफ्टिंग, वी डोंट नीड टू कॉपी एंड पेस्ट द ऑडिट रिपोर्ट।
चलो, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. नाउ यू नीड टू रिमेंबर, जब हम मॉडिफाइड ओपिनियन की बात करते हैं, दिस इज इन एडिशन टू, ये हमें चेंजेस बताता है कि अगर हमारी ओपिनियन मॉडिफाइड है तो हमें 700 के बेसिक ड्राफ्ट में क्या चेंज करना है. ये हमें दोबारा टाइटल या एड्रेस ही नहीं बताएगा, ये हमको दोबारा से डेट, प्लेस और सिग्नेचर नहीं बताएगा. ये हमें बताएगा कि 700 में जिस सेक्शन का नाम ओपिनियन था, उस सेक्शन का नाम, अगर मैं क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रही हूं तो उसका नाम क्वालिफाइड ओपिनियन हो जाएगा. अगर मैं एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस कर रही हूं तो सेक्शन का नाम एडवर्स ओपिनियन हो जाएगा. यानी जहां मैंने 700 में वर्ड ओपिनियन लिखा है उसका नाम चेंज हो जाएगा. प्लस ये मुझे सर्कमस्टांसेस बताएगा, कहाँ मुझे एडवर्स, कहाँ मुझे, मैं जल्दी से उसको बना देती हूँ. आई थिंक मैंने ना बना के नहीं रखा हुआ है, सो मैं जल्दी से बता देती हूँ. अगर मेरे पास एविडेंसेस आ गए रिगार्डिंग, आपने ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है रिगार्डिंग मिस स्टेटमेंट्स, या आपका मैनेजमेंट के साथ डिसएग्रीमेंट हो गया, या आपको पता चल गया नॉन कंप्लायंस विद FRF, ठीक है, तीनों में से कोई एक एक्सप्रेशन आएगा MCQs के अंदर. अगर मान लो ये मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, फिर तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे. और अगर ये मिस स्टेटमेंट या डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट या नॉन कंप्लायंस विद FRF यू कंक्लूड दैट दिस इज मटेरियल एज वेल एज परवेसिव, देन आपकी ओपिनियन एडवर्स जाएगी. और अगर आप अनेबल हो गए और आपकी अनेबिलिटी टू कंक्लूड जो है, if this is material but not pervasive, then you are going to express a qualified opinion. तो आपकी qualified opinion की definition जो मैंने बनाना बताया था वो इससे बन गई फ्लो चार्ट से. And if this inability to conclude whether financial statements are free from material misstatements or not, if this inability और इसका जो potential effect है वो material होने के साथ साथ pervasive हो सकता है, तो आपकी opinion disclaimer जाएगी. आप डिस्क्लेम कर दोगे, आप कुछ भी कहने से इनकार कर दोगे. तो आप बताओ सर्कमस्टांसेस में, अभी ऑल्दो इसने वो मटेरियल और परवेसिव की बात नहीं की है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आगे चल के आएगा. तो जब आप कंक्लूड कर देते हो कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन जाती है. जब आप अनेबल हो जाते हो टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस टू कंक्लूड कि ऐसा है कि नहीं है, तो ओपिनियन क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर जाती है. अब आप बताओ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर. तो इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इन 705 दैट ही शैल एक्सप्रेस अ क्लियरली मॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन, जब दो में से कोई एक चीज होगी. ओके, या तो उसने कंक्लूड किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और इफ ही इज अनेबल, वो ये चीज रिपीट हुई है. अब बताओ टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन 3, क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर. नाउ फटाफट से बताओ, देखो क्वालिफाइड ओपिनियन की मेन डेफिनेशन, व्हेन ही कंक्लूड्स दैट मिस स्टेटमेंट्स आर मटेरियल बट नॉट परवेसिव, और व्हेन ही इज अनेबल बट his inability to conclude may have a material effect but which may not be pervasive. ठीक है, तो उस केस में एडवर्स ओपिनियन, व्हेन ऑडिटर after having obtained sufficient and appropriate evidences concludes that there are material misstatements which are not only material but also pervasive to the financial statements. So they are both material and pervasive. And disclaimer, when he is unable and possible effect. Possible क्यों बोलते हैं? जब भी evidence नहीं मिलते तो possible effects, जो effect पड़ सकता था, right? Possible effect could be both material and pervasive. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपकी डेफिनेशन हो गई, आपकी डेफिनेशन इस वाले फ्लो चार्ट से भी हो गई थी जो हमने नोटिंग किया हुआ है. ये और ये मिला देंगे, क्वालिफाइड का डेफिनेशन हो गया है ना. फिर उसके साथ साथ में आपके पास में आ गया एडवर्स का. अच्छा, अब एक चीज देखो, इसने क्या कहा, एक लिमिटेड है वो एक कंपनी में, साथ साथ ना एक बार इसको गो थ्रू करा रही हो क्योंकि आप लास्ट मिनट रिविजन के टाइम ही देख रहे होंगे, तो भूलना नहीं इन इलस्ट्रेशंस को भी. ठीक, वैसे तो समझ आती ही हैं तुमको, कॉन्सेप्ट्स हमारे स्ट्रॉन्ग है. द एंगेजमेंट पार्टनर नोटिस द कंपनी हैज नॉट बाइफर्गेटेड इट लोन्स इनटू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. और उसने कहा मिस स्टेटमेंट परवेसिव नहीं है, वैसे भी ये परवेसिव होगा भी नहीं. देखो, लोन्स को लोन्स ही दिखाया, सिर्फ उसको बाइफर्गेट करके नहीं दिखाया है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे छाया हुआ है. ओके, तो इस केस के अंदर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा क्योंकि गड़बड़ तो है बट दिस इज नॉट परवेसिव. एडवर्स ओपिनियन, व्हेन ही कंक्लूड्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस दैट
misstatements, whether individually or in aggregate, are both material and pervasive to the financial statement. I'm telling you, this is very 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 important. So pervasive की definition 705, ये पूरा 705 चल रहा है अभी. तो परवेसिव का मतलब या तो इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट जो पड़ सकता था अगर हमें एविडेंसेस मिल जाते, जो ऑडिटर के जजमेंट में नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट और अकाउंट और आइटम, यानी वो एक अकाउंट में सीमित नहीं है, नॉट कन्फाइंड, नॉट लिमिटेड, वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में छाया हुआ है. डेटर्स में भी गड़बड़ है, सेल्स में भी गड़बड़ है, परचेजेस में भी गड़बड़ है, सैलरीज में भी गड़बड़ है, डिप्रिसिएशन में भी गड़बड़ है, एसेट्स के वैल्यूएशन में भी गड़बड़ है. किस किस चीज को क्वालिफाई करूंगा? उठा के कह देता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू. ओके, इफ सो कन्फाइंड, अगर सिर्फ एक आइटम में गड़बड़ है, फॉर एग्जाम्पल अगर सेल्स में गड़बड़ है बट वो इतनी ज्यादा है कि वो अफेक्ट कर रही है सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन को. सेल्स 80 लाख की दिखाई गई है पर पता चलता है 80 लाख में से 60 लाख की सेल्स झूठी हैं. आप बताओ, अगर ये 60 लाख की सेल्स नहीं होती तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तस्वीर, हमने इसी एग्जांपल से किया, तस्वीर ही अलग हो गई होती, राइट. तो बेसिकली अगर एक आइटम पर है तो वो भी सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन है, या अगर डिस्क्लोजर्स आर फंडामेंटल. फॉर एग्जांपल एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है बट फिर भी उन लोग गोइंग कंसर्न के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, दे आर नॉट राइटिंग दैट वी आर नॉट गोइंग कंसर्न. दैट मीन्स जो यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत फंडामेंटल था. So this is very very important. I'm telling you, most probably ये 3 to 4 मार्क्स का आएगा pervasiveness. ना इसने कहा स्टैट्यूटरी ऑडिटर आप बने और आपको पता चला है स्टॉक एंड डेटर जो 80% ऑफ टोटल असेट है, ओ गॉड, आर नॉट रियलाइजेबल, और एक फ्रॉड भी हुआ है. मतलब इन्होंने दिखाए हैं बट 80% तो असेट्स रियलाइजेबल ही नहीं है, फिर एक फ्रॉड भी हुआ है, ये भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, हमें अगर नहीं भी बोलता तो भी हमें समझ आ रहा है मटीरियल एंड परवेसिव है. 100% में से 80% तो बोगस हैं असेट्स जो रियलाइज ही नहीं हो सकती हैं, राइट. तो आप बताओ, एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, प्रेजेंट केस स्टडी में ये हुआ है, राइट. और एक बात और, क्योंकि यहाँ पर वो स्टॉक और डेटर की बात कर रहा है और स्टॉक इन्वेंट्रीज की भी बात कर रहा है, तो ठीक है वो कारों के अंदर, और क्योंकि फ्रॉड की बात कर रहा है तो फ्रॉड की बात 143 सबसेक्शन 12 to 15 के अंदर भी देखेगा. ठीक है, अब बताओ, देखो ये सेक्शन खत्म हुआ, मैंने दूसरे कलर का हाईलाइटिंग स्टार्ट कर दिया, डिस्क्लेमर शुरू हो गया. ठीक है, चलो. सो डिस्क्लेमर व्हेन ही इज अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंसेस. यू रिमेंबर हमने 2 पार्ट किए थे डिस्क्लेमर के 705 के अंदर. एक तो वही हो गया था मटेरियल एंड परवेसिव हो सकता है जिसका पॉसिबल इफेक्ट, तो वो मना कर देगा दैट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माय ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं, इंडिविजुअली अनसर्टेनिटीज के बारे में एविडेंसेस मिल गए हैं, बट इनका जो आपस में इंटरैक्शन है, जो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं, वो एक ऐसा हो सकता है कि हम कुछ कहने लायक नहीं है कि एग्जैक्टली एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है, कि इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो मल्टीपल अनसर्टेनिटीज हैं, कोविड भी चल रहा है, ऊपर से फॉर एग्जांपल गुड फेथ में बोल रहे हैं, यूक्रेन की रशिया से लड़ाई भी हो गई, रॉ मटेरियल्स भी नहीं आ पा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, हम कुछ कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी अनसर्टेनिटीज, ऑल्दो हर एक के बारे में एविडेंसेस कुछ मिल गया है, बट स्टिल क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं बता पा रहे हैं. ओके, अब देखो ये इलिस्ट्रेशन 11 एक्चुअली हम लोगों ने इस तरह के किए हुए हैं. डेटा नहीं मिल रहा, बहुत सारे एरर्स थे, डेटा मिल ही नहीं पा रहा है, मैनेजमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई डेटा नहीं मिल पा रहा है, तो ठीक है फिर तो डिस्क्लेमर ही देंगे अगर कुछ भी डेटा नहीं मिल पा रहा है तो. ओके, चलो अब विच टाइप ऑफ ओपिनियन इज एप्रोप्रिएट. तो विच टाइप ऑफ ओपिनियन इज एप्रोप्रिएट, एक तो नेचर ऑफ मैटर देखते हैं. नेचर ऑफ मैटर का मतलब मिस स्टेटमेंट है या इनेबिलिटी है, और एक जजमेंट अबाउट परवेसिवनेस देख करके चलते हैं, है ना. देखो वही चीज एग्जैक्टली जो आपने 705 के फ्लो चार्ट में और इस वाले ग्राफ में पढ़ी है, सेम हो गया ना आपके पास. अगर मिस स्टेटेड है सिर्फ मटेरियल बट नॉट परवेसिव तो क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे. अगर अनेबल है इनेबिलिटी
could result only in material but not pervasive effect. Then qualified opinion, but अगर misstatements है which are material as well as pervasive, या inability, the possible effect of which could be material as well as pervasive. तो जब इनेबिलिटी परवेसिवनेस हो सकती है तो डिस्क्लेमर. देखो मैं अब तुमको बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. विच टाइप ऑफ ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मैटर एंड परवेसिवनेस एंड ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट परवेसिवनेस. एक्सप्लेन, ये रहा मेरा रेडीमेड आंसर, है ना. चलो अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ड्यू टू मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन. हमने एक इसके ऊपर क्वेश्चन किया था कि वो लोग बोल रहे हैं कैशियर अवेलेबल नहीं है तो वो लोग कैश का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करा सकते हैं. एक बार बहुत पहले वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था. मतलब मैनेजमेंट हमको काम नहीं करने दे रहा है. तो इसके केस में हमें क्या करना है, याद करो. देखो वैसे तो मैंने ये सारा कीवर्ड इसका हाईलाइट कर दिया है. We have also done a flow chart on this, and even in your study material also there is a small flow chart. अगर इनेबिलिटी हो गई, मैनेजमेंट आपको काम नहीं करने दे रहा है, तो हमने मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट किया, सब प्लीज आप ये लिमिटेशन हटा दीजिए, हमको काम करने दीजिए. दो बातें हो सकती हैं. तो मैनेजमेंट मान गया तो ओके कंटिन्यू द वर्क. मैनेजमेंट नहीं माना तो हम TCWG के सामने गुहार लगाएंगे. हम उन लोग को बोलेंगे अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, और हम ऑल्टरनेट प्रोसीजर करेंगे. बट अगर हम फिर भी काम नहीं कर पाए तो हम लोग ये देखेंगे पॉसिबल इफेक्ट. अगर सिर्फ मटीरियल है नॉट परवेसिव, देन हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, अपना काम खत्म करेंगे. हाउएवर इफ द पॉसिबल इफेक्ट कुड बी बोथ मटीरियल एज वेल एज परवेसिव, देन हम दोनों चीजें सोचेंगे. क्या मैं रिजाइन कर दूं, वेदर आई शुड विदड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट. अगर विदड्रॉ करेंगे ऑडिट एंगेजमेंट से, और अगर ये कंपनी था तो कंपनी के केस में सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 and 3 आई टोल्ड यू, जहां जहां विदड्रॉ है वहां पे आप उसकी एक लाइन लिख सकते हो. विड्रॉ के केस में, रेजिग्नेशन के केस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखेंगे कि हमको कंपनी में रिप्रेजेंटेशन देना है, रीजंस बताने हैं, और इनकमिंग ऑडिटर को भी बताएंगे. या फिर अगर मुझे लगता है कि नहीं मैं रिजाइन नहीं कर सकती हूँ तो हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देंगे. तो आप बताओ, देखो अगर मेरे पास ये केस स्टडी आया, जो हमने केस स्टडी वो दिया था कि वो हमको कैशियर से बात नहीं करने दे रहे हैं, दैट कैशियर इज नॉट अवेलेबल एंड ऑल, तो हमने ये मैटर लिखा और बाद में एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दिया. फ्लो चार्ट अपने आप में मैटर का सब्सटीट्यूट नहीं है ना. चलो अब आप बताओ, देखो जैसे कैश इन हैंड, बस यहाँ पे इन्होंने अमाउंट्स और बता दिए हैं. टर्नओवर इतना था, आपने कहा. बस इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, आप कैश इन हैंड देखना चाह रहे हो, कैश बैलेंस 1 लाख का है जबकि कंपनी का टर्नओवर 6 करोड़ का है. आप 1 लाख का कैश वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो जबकि कंपनी बहुत बड़ी है, उसका टर्नओवर करोड़ों में है. तो ये मैटर परवेसिव तो नहीं हो सकता ना. सो यू वुड एंड अप इन एक्सप्रेसिंग अ क्वालिफाइड ओपिनियन हैड दिस आइटम, मतलब इसका जो पॉसिबल इफेक्ट है वो मेरे को परवेसिव लग रहा होता अगर, तो मैं सोचती कि क्या मैं विड्रॉ करूं या एग्जैक्टली डिस्क्लेमर. तो यहां पर इस केस में ये क्या है, ये मटीरियल लग रहा है बट नॉट परवेसिव. तो आपने वही पूरी बात लिख देनी है, मेन वाली. चलो, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट व्हेन द ओपिनियन इज मॉडिफाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखो एक तो ओपिनियन सेक्शन की हेडिंग हो जाएगी, क्वालिफाइड है तो क्वालिफाइड ओपिनियन हो जाएगी हेडिंग, एडवर्स है तो एडवर्स हो जाएगी, डिस्क्लेमर है तो डिस्क्लेमर हो जाएगी. यू रिमेंबर हमने 705 के बाद 3 इलस्ट्रेशंस किए थे, एक क्वालिफाइड का किया था, एक एडवर्स का किया था और एक डिस्क्लेमर का. तो इसमें जो ड्राफ्टिंग है वो ड्राफ्टिंग आप खाली उस वाले सेक्शन की भी उठा सकते हो. बस एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे वर्ड क्या जुड़ जाएंगे, बाकी सारा लैंग्वेज सेम रहेगा एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन. और अगर आप अपनी क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो बिकॉज आपको एविडेंसेस नहीं मिले, तो एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट की जगह वर्ड आ जाएगा, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर्स. जो बातें हो सकती थी यदि उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ ठीक है. ओके, तो बाकी सारा लैंग्वेज 700 वाला हो गया ना. ये देखो मैंने यहाँ पे भी कर दिया कि अगर आपको एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, ड्यू टू इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस which could be material but not pervasive, you conclude that a qualified opinion would be sufficient, that qualified opinion would be more appropriate, then you would use the word possible effect.
ध्यान आया? चलो, एडवर्स में हम क्या वर्ड यूज करते थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट प्रेजेंट फेयरली या डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, है ना। और कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में तो वर्ड फेयर नहीं आता, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर FRF। ध्यान आया? चलो गुड। डिस्क्लेमर में हम क्या कहते हैं? अच्छा, डिस्क्लेमर में तो सारी चीजें उड़ जाती है ना, तो हम ये कहते हैं हमने SC को फॉलो किया है, ना हम ये कहते हैं हमने मटेरियल आइटम्स ये होते हैं वो होते हैं, ना हम ये कहते हैं हमने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन किया है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं? ऑडिटर की लैंग्वेज होती है, हम ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन सेक्शन, the auditor has not been able to obtain evidences to provide a basis for an opinion। और अब एक इंपॉर्टेंट बात, जहां हम लिखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड, हम शुरुआत कहां से करते हैं? हम शुरुआत करते हैं वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कितना अजीब सा लगेगा। ध्यान आया? क्या लॉजिक था? हम लिखेंगे वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नीचे लिखेंगे क्योंकि हमें एविडेंसेस नहीं मिले तो हम ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करें, तो वहां पे क्या लिख देते हैं? दैट वी वर इंगेज टू ऑडिट, पर हम कर तो पाए नहीं काम। सो वी वर इंगेज्ड टू ऑडिट, पर बाद में क्या जाएगा? हाउएवर वी कुड नॉट ऑब्टेन द एविडेंसेस एंड हेंस। बस अब बताओ, ऐसे ही जहां पे वर्ड ओपिनियन, ओपिनियन की जगह बेसिस फॉर ओपिनियन में बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन या बेसिस फॉर एडवर्स या बेसिस फॉर डिस्क्लेमर, जहां पे हम कारण देंगे, याद करो क्या क्या चीजें, रीजन, क्वांटिफिकेशन देंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट है बेसिस के ऊपर, दिस इज इंपॉर्टेंट। हम रीजन देंगे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम उसको क्वांटिफाई करेंगे। अगर हमारे लिए क्वांटिफाई करना पॉसिबल नहीं है तो हम लिख देंगे ये फैक्ट की क्वांटिफिकेशन हम क्यों नहीं कर पाए हैं। प्लस अगर कोई नॉन डिस्क्लोजर था तो हम लिख देंगे नॉन डिस्क्लोजर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ओपिनियन क्वालिफाई करी क्योंकि उन्होंने रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स नहीं दिए थे, तो हम उसका नेचर बता देंगे, क्या नॉन कंप्लायंसेस थे, क्या चीजें उन्होंने ओमिट की थी। और अगर हम लिखना चाहते हैं तो उसकी नेचर लिख देंगे, वहां पे डिस्क्राइब कर देंगे। अगर डिस्क्लोजर्स गलत है तो भी हम उसको मेंशन कर देंगे कि ये डिस्क्लोजर्स गलत है। तो अब आप बताओ, अगर प्रैक्टिकल नहीं होगा क्वांटिफाई करना तो हम ये बात लिख देंगे। वैसे हमें क्वांटिटी भी बतानी है, डिस्क्लोजर्स के बारे में भी बताना है। अगर नेगेटिव डिस्क्लोजर्स थे तो हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे डिस्क्लोजर्स मिसस्टेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है, हमने रिलेटेड पार्टी का AS भी करा है 18 वाला क्लास में SC 550 के साथ और इंडियन AS भी करा है, तो वहाँ पे मेरे को नेचर भी देना पड़ता है, वहाँ पे मेरे को अमाउंट भी बताना पड़ता है, आर्म्स लेंथ है या नहीं बताना पड़ता है। तो अगर उन्होंने आर्म्स लेंथ है या नहीं बताया तो वी वुड राइट डाउन स्पेसिफिकली इन द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन कि उन्होंने डिस्क्लोजर्स कंप्लीट नहीं दिया एज पर FRF। ओके, और अगर मिस्टर स्टेटमेंट है नॉन डिस्क्लोजर वाला, नॉन डिस्क्लोजर कुछ डिस्क्लोज ही नहीं किया उन लोगों ने, तो उस केस में मैं ये लिख दूंगी किस तरह की इंफॉर्मेशन उन्होंने ओमिट किया, मतलब जो नहीं लिखी है उन लोगों ने। ओके, नाउ अगर मॉडिफिकेशन इनेबिलिटी, मेरे को तो एविडेंसेस ही नहीं मिले, तो रीजंस, जैसे रीजंस कि भाई मेरा अपॉइंटमेंट बहुत बाद में हुआ, उससे पहले स्टॉक टेकिंग वगैरह सब कुछ हो चुका था, आई कुडंट अटेंड दैट एंड हेंस आई एम, तो क्या इनेबिलिटी थी। और अगर ऑडिटर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देगा, तो जब हम कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में जब हम SRE लिखते हैं, SREE जब हम लिखते हैं ओपिनियन के बेसिस के अंदर, तो हम लिखते हैं ना द एविडेंसेस वी हैव ऑब्टेन्ड आर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर आवर ऑडिट ओपिनियन। ओपिनियन, उस ओपिनियन की जगह पे हम वर्ड क्वालिफाइड या एडवर्स लगा देंगे। SRE के अंदर लास्ट वाला E, एविडेंसेस दैट वी हैव ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। और अगर मैं डिस्क्लेम करती हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन के अंदर हम लिख देंगे रेफरेंस। पहली बात तो ये कहते हैं नहीं लिखेगा, नहीं लिखेगा क्या क्या चीज़ें। एक तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कोई रेफरेंस नहीं दोगे, एक आप ये नहीं लिखोगे एविडेंसेस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट थे, क्योंकि अगर एविडेंसेस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट थे तो आप भला ओपिनियन क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट। एंड इसके साथ साथ आप अगर आप एडवर्स या डिस्क्लेमर देते हो तो आपको बेसिस में रीजंस बताने हैं। ये तो मुझे लगता है बहुत आसान सा है। बस एक बात ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना,
जब आप डिस्क्लेम करोगे तो आप केवल ये लिखोगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैंडर्ड के अनुसार थी। पता है इसमें कीवर्ड क्या है, मैंने हाईलाइट नहीं किया यहाँ पर, हाँ इसमें कीवर्ड है हाउएवर, परंतु हम ऐसा नहीं कर पाए। यूँ तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड टू इशू एन ऑडिटर्स रिपोर्ट, बट however we were not able to do that because of the significance of the matters described in the basis for disclaimer of opinion or disclaimer of opinion. Okay, ठीक है। अब आप बताइए बेटे, इतनी बात तो समझ में आ गई ना। चलो हाँ, हम इंडिपेंडेंट तो हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इंडिपेंडेंस की तो बात में कोई दो राय है ही नहीं, ऑडिटर हैज टू बी इंडिपेंडेंट। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्चुअली ये चीजें हमने 701 के साथ की हुई है। अगर वो डिस्क्लेम कर रहा है तो कैम नहीं आएगा बिल्कुल भी। क्यों नहीं आएगा कैम? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि दीज मैटर्स आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड दीज हैव बीन सिलेक्टेड, और हमने कैसे काम किया, और एक तरफ कह रहे हो मैं काम नहीं कर पाया इसलिए मैं अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। सो व्हेन देयर इज अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, देयर शैल नॉट बी एनी कैम सेक्शन इन द ऑडिट रिपोर्ट, राइट चलो। और जब भी आप अपनी ओपिनियन मॉडिफाई करने का सोचते हो तो आप टीसीडब्ल्यूजी को पहले बताते हो वर्डिंग्स और सर्कमस्टांसेस, इजी है। चलो अब ध्यान दो, देखो ये ना बार बार ईओएम की वही बातें, हमने एक जगह पर ईओएम का ना शॉर्ट नोट मार्क किया हुआ है। वैसे लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पर भी उन्होंने एक्चुअली ईओएम का ना एक इकट्ठा करके शॉर्ट नोट दिया हुआ है, क्योंकि ईओएम पे मैं अभी आपको बताऊंगी। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है, दिस इज व्हाट दे वांट एक्चुअली ईओएम के शॉर्ट नोट में। क्योंकि अभी मैं आपको 706 कराने जा रही हूँ, वहां पे ईओएम में बार बार यही वाली लाइन लिखी हुई है 3 या 4 दफा पर, क्योंकि वहां पे एसए की बात डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो मुझे क्या लिखना है, दिस इज अ रेडीमेड आंसर। ईओएम इज अ पैराग्राफ, एम्फेसिस ऑफ मैटर। चलो याद करो, ये है वो बात जो है बड़ी ही खास, याद आया, आएगी ओपिनियन सेक्शन के बाद, नाम होगा ईओएम, जिक्र होगा नोट्स टू अकाउंट्स, मतलब कहां पे ये बात पता चलेगी, क्या इस विषय में ओपिनियन होगी मॉडिफाइड, नो नो नो। हमने ऐसे करके याद किया था इसको, एक स्टोरी लाइन बना के समझने के बाद। तो आप बताओ ईओएम कौन से मैटर्स के बारे में होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड या अनरिलेटेड? रिलेटेड मैटर्स के बारे में होता है। जब किसी बात के ऊपर ईओएम प्रोवाइड करते हैं तो क्या ऑडिटर को नोट्स टू अकाउंट्स या जहां पर ये बात मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज की है उसका जिक्र करना होता है। क्या ईओएम ऐसी चीज के बारे में होता है जो मिस स्टेटेड है, या ऐसी चीज जो अप्रोप्रिएटली इंक्लूडेड बाय मैनेजमेंट हो, जो अप्रोप्रिएटली इंक्लूडेड हो? क्या इस विषय में, जिस विषय में ऑडिटर ईओएम एक्सप्रेस कर रहा है, ईओएम पैराग्राफ दे रहा है, क्या उस बारे में ऑडिटर की ओपिनियन मॉडिफाइड होती है? तो नहीं, उस बारे में ऑडिटर की ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं होती है, राइट चलो अब बताओ। सो ईओएम एक ऐसा मैटर, कैसा मैटर जो अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड है, जो ऑडिटर को लगा बहुत, जो है बहुत ही खास, इतना इंपॉर्टेंट है यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जब भी वो ईओएम देगा तो एक तो सेपरेट सेक्शन में देगा, नाम होगा ईओएम, जिक्र होगा नोट्स टू अकाउंट्स, वो क्लियर रेफरेंस देगा क्या बात बता रहा है, और डिस्क्लोजर कहाँ पे ये चीज पता लग सकती है, और ये भी जरूर लिखेगा मेरी ओपिनियन इस विषय में मॉडिफाई नहीं है। ठीक है, अब आप 3 या 4 एग्जाम्पल्स बताइए ईओएम के बारे में। तो 3 या 4 एग्जाम्पल्स, कोई केस चल रहा है, पेंडिंग केस चल रहा है जिसका डिस्क्लोजर दिया हुआ है, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अगर वो अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज परमिटेड है तो देखो मैं आपको क्यों बोल रही थी, मैं एक बार यहां से करा देती हूँ। देखो ये है ईओएम ऑब्जेक्टिव और ये है ओएम। ओएम होता है अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बात जब बोलनी होती है अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो देखो फिर दोबारा से यही लिखा है, ये है ईओएम और ये है ओएम, एनी अदर मैटर, और ये है अ मैटर जो प्रॉपरली प्रेजेंटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फिर आ गई ईओएम की डेफिनेशन कि ईओएम इज अ मैटर जो अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड है, इतनी इंपॉर्टेंस का है। फिर अदर मैटर की आ गई, पर पता है बेटे दोनों को साथ साथ में मत पढ़ो, पहले ईओएम करो फिर अदर मैटर का शॉर्ट नोट करो।
नहीं तो दोनों का खिचड़ी जैसा पक जाएगा, क्योंकि अदर मैटर इज समथिंग रिलेटेड, उसको बाद में बताऊंगी अभी। चलो, तो पहले EOM आ गया। अब तो आपने वो आंसर भी देख लिया ना, इंस्टीट्यूट को क्या आंसर चाहिए, बस वो आंसर चाहिए। ड्राफ्टिंग होगी तो ड्राफ्टिंग भी कराएंगे। वी ड्रॉ योर अटेंशन टू द नोट्स टू अकाउंट्स नंबर दिस विच डिस्क्लोजेस, ध्यान आया, द इम्पैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन एंड आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन दिस रिस्पेक्ट, वो ड्राफ्टिंग थी। चलो, सो इफ द ऑडिटर कंसिडर्स इट नेसेसरी टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन ही शैल इंक्लूड, ठीक है। बस एक बात, ऑडिटर इस बारे में अपनी ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करेगा और ये मैटर कैम में भी नहीं देगा अगर वो EOM में लिख रहा है। इफ समथिंग इज गिवन इन कैम देन फिर उसको कैम में ले जाओ, उसको EOM में नहीं लिखो। पर हाँ, EOM तो सबके लिए लगेगा, कैम तो केवल लिस्टेड एंटिटीज और जहां लॉ ने रिक्वायर किया होता है उसके लिए लगता है। और जब भी EOM देगा, देखो ये लिखा था ना इंस्टीट्यूट को जो आंसर चाहिए, सेपरेट सेक्शन में क्लियर रेफरेंस एंड ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। अच्छा, अब मैं तुमको फिर से बता रही हूँ, हमने 706 में बात बहुत अच्छे से की थी। कुछ एग्जाम्पल्स, अनसर्टेनिटी, सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट हुई है, जैसे बैलेंस शीट के बाद की इवेंट्स हो गई। अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओनली व्हेन इट इज परमिटेड हुआ है, या कोई बहुत भारी मुसीबत आ गई जिसकी वजह से कुछ रिजर्व्स वगैरह बनाने पड़ गए या प्रोविजंस बनाने पड़ गए। बट इन सब में एक बात कॉमन है, चाहे लिखे हुए नहीं, all these matters have been appropriately presented and disclosed in the financial statement as required by FRF। क्योंकि अगर मैनेजमेंट ने ये चीजें नहीं की होती ठीक, अगर मैनेजमेंट ने, तो फिर तो मिस स्टेटमेंट हो जाता है। इन दैट केस अ मॉडिफाइड ओपिनियन वुड हैव बीन एक्सप्रेस्ड। जिस बारे में मैं EOM दे रही हूँ, EOM है वो बात जो है बड़ी ही खास, मैनेजमेंट ने की है ठीक, आएगी ओपिनियन सेक्शन के बाद, नाम होगा EOM, जिक्र होगा नोट्स टू अकाउंट्स, क्या मेरी ओपिनियन इस विषय में होगी मॉडिफाइड? नहीं नहीं नहीं। बन गया शॉर्ट नोट, है ना? ऐसे करके करा था हमने, पूरा समझने के बाद, समझने में भी तो 1 घंटा लगाया था तुमने क्लास में। चलो तो अब आप बताओ, बट EOM इज नॉट अ सब्सटीट्यूट, ना तो मॉडिफाइड ओपिनियन का, मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करनी तो मॉडिफाइड ही, ना डिस्क्लोजर्स का और ना ही गोइंग कंसर्न वाले सेक्शन का। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑडिटर कह रहा है कि चलो जी मैंने EOM डाल दिया तो इसका मतलब क्लाइंट तुम अब नोट्स टू अकाउंट्स में जिक्र मत करो। अरे EOM में तो नोट्स टू अकाउंट्स का जिक्र जाएगा। वी ड्रॉ योर अटेंशन, देखो ऐसे, दिस इज द ड्राफ्टिंग, बस एक ये वाली ड्राफ्टिंग और कर लेनी है। वैसे तुमने 706 में ड्राफ्टिंग करी हुई है, ये वाली एक। We draw attention to notes to accounts number this which describes the effect of a fire. It could be a fire. मैंने तुमको क्लास में पेंडिंग लिटिगेशन वाली कराई हुई है। Okay, our opinion is not modified with respect of this matter. Done? Great. Now we come to other matter paragraphs in the auditor's report. अदर मैटर, जब आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो कोई भी ऐसी बात विच इज नॉट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि अगर आप एनुअल रिपोर्ट में आई हुई किसी और बात का जिक्र करना चाह रहे हो, नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि आप अपनी इस साल की रिपोर्ट में पिछले साल के ऑडिटर की रिपोर्ट का जिक्र करना चाह रहे हो, नॉट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नॉट समथिंग, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी बात का जिक्र नहीं कर रहे हो, यू आर रेफरिंग टू एनी मैटर विच इज नॉट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसका जिक्र हम कहाँ करेंगे? अदर मैटर सेक्शन में करेंगे। ठीक है, बस अगर कोई बात कैम है तो फिर वो अदर मैटर में मत दो, क्योंकि कैम को तो ज्यादा डिस्क्राइब, रीजन क्या था, कैम में तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन जाएगा इसका, वो तो छोटी मोटी बात नहीं होगी, सेपरेट सेक्शन में जाएगा। और अगर कभी भी ऑडिटर चाहे EOM देना चाहेगा रिपोर्ट में, चाहे अदर मैटर सेक्शन देना चाहेगा, दोनों ही केसेस के अंदर वो मैनेजमेंट को पहले बता करके चलेगा। ठीक है, मतलब TCWG जो हाईएस्ट लेवल है उसको बता करके चलेगा कि देखो मैं ऐसी लैंग्वेज लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो या तो देखो एक बात ध्यान रखना, या तो EOM का शॉर्ट नोट आएगा या OM का आएगा। EOM का, दोनों को मिक्सिंग मत कर देना 706 के हिसाब से। चलो अब कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, इसमें भी मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट वाली चीजें ज्यादा बतानी पड़ेंगी तुमको। एक तो कभी भी कैंप पे कुछ भी पूछेगा तो ये तो लिख के ही आनी है डेफिनेशन।
वही है जो हमने 701 में डिटेल में करी है। की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस। वर क्यों लिखते हैं? क्योंकि ऑडिट कर चुके हैं, ऑडिट खत्म हो गए, अब रिपोर्ट में पेश कर रहे हैं। एंड दीज आर सिलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स व्हिच हैड बीन कम्युनिकेटेड टू द TCWG, जो हमने कम्युनिकेट करे थे। ठीक है, तो क्या मैटर है, व्हाट आर द मैटर्स एंड हाउ, हमने उनसे कैसे डील किया, हम दोनों चीजें करते हैं। हमने ये रिलायंस के ऑडिट रिपोर्ट के अंदर से कैम मैटर्स क्लास में करे होंगे। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स। तो कैम का क्या पर्पस है? कैम हम एनहांस कर रहे हैं कम्युनिकेटेड वैल्यू, हमारी रिपोर्ट में ज़्यादा चीज़ें कम्युनिकेट हो रही हैं, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी है, जैसे अगर कुछ रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसीज है उसके बारे में हम कैम बना रहे हैं, सो इट रिजल्ट्स इन ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी बिकॉज हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स के दौरान किस चीज़ को ज़्यादा खास मान के उसका हमने काम किया वो कर रहे हैं। सो दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसमें हम मोस्ट सिग्निफिकेंट चीज़ें इंटेंडेड यूजर्स को बता रहे हैं। राइट, सो ऑब्जेक्टिव क्या है? सो ऑब्जेक्टिव है दो, एक तो मैं डिटरमाइन करूंगी कौन सी बात कैम है और एक मैं उसको कम्युनिकेट करूंगी कैसे, डिटरमाइनिंग। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। सिर्फ जब कैम आएगा तो क्वेश्चन में ये ध्यान लगाना कि उसने वर्ड पूछा डिटरमाइन कैसे करोगे, डिटरमाइनिंग मतलब कैसे पहचानोगे, या उसने वर्ड बोला है कम्युनिकेट कैसे करोगे। सो प्लीज, या कम्युनिकेशन इज नॉट अ सब्सटीट्यूट। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर उसने पूछा डिटरमाइन और तुमने कम्युनिकेशन इज नॉट अ सब्सटीट्यूट लिख दिया तो पूरा 0 नंबर मिल जाएगा तुम्हें। डिटरमाइन, फिर दोबारा से याद करो हमने क्या पढ़ा था डिटरमाइन में, हम कौन से मैटर को बोलेंगे कि ये कैम है। सबसे पहले तो मैंने कैम का डेफिनेशन लिख दिया, दोज वर मोस्ट, है ना, जो वो तो मैंने बोला आपको 701 कैम पे कुछ भी है उस डेफिनेशन से शुरू करना है, आज पर ऐसे 701। ठीक है, चलो जी। अब सुनो, जहां पे रॉम हाई है, मैं एक एंटिटी में ऑडिट करने के लिए गई, वहां पे मुझे रेवेन्यू रिकॉग्निशन में रॉम हाई लग रहा है, दैट इज टू बी डिटरमिन्ड एज की ऑडिट मैटर। वो एरियाज जहां मैनेजमेंट का जजमेंट हाई है, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो सकते हैं, ठीक है, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज हैं, केसेस पेंडिंग है, प्रोविजन बनाए नहीं बनाए ऐसी बात है, या जो इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस हैं जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस हुई हैं। राइट, इट कुड बी कि हाँ ठीक है कोविड के दौरान इन लोगों का बहुत सारा स्टॉक खराब हो गया, ऐसा भी हो सकता था जो बहुत सिग्निफिकेंट है, या कुछ अनयूजुअल हो सकता था। तो अब आप मेरे को ये बताओ, जहां पे रॉम, देखो ये याद करना है, RJE के नाम से याद कर लो आप इसको, RJ इवेंट्स के नाम से, बट इसको रेडियो जॉकी मत बोलना प्लीज, RJ इवेंट्स के नाम से आप इसको याद कर लो। बट ये 3.3 मार्क्स, आई एम टेलिंग यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन RTPs एंड एग्जाम्स। चलो, तो डिटरमाइन कौन से आइटम, ठीक है, सो एरियाज ऑफ हार्ड रॉम्स जो हमने 315 में पहचाने हैं, सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट रिलेटेड टू एरियाज दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जहां पे मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट में बायस ज्यादा हो सकता है तो वहां पे ज्यादा आपको काम करना पड़ा होगा। एंड इफेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन दैट अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, RJ इवेंट्स। नाउ ऐसे करके हमने कर दिया, तो बस मोस्ट सिग्निफिकेंट हो गए। तो डिटरमाइन में कम्युनिकेट मत लिख कर आना, बस वर्ड ढूंढना उसने डिटरमाइन पूछा है या उसने क्या पूछा है। और अगर उसने कहा कम्युनिकेटिंग कैम, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेटिंग कैम, कि हम कम्युनिकेट क्या करेंगे। तो कैम, एक तो इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज में तो हम उसका मीनिंग लिख देंगे, कैम मैटर्स आर दोज मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड दीज वर एड्रेस्ड इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैम इज नॉट अ सब्सटीट्यूट। हमने इसका निमोनिक बनाया था, DMG सेपरेट नहीं है। तो कैम में कोई बात को इंक्लूड करना ना तो डिस्क्लोजर्स का सब्सटीट्यूट है कि मैनेजमेंट, अब तुम इसको नोट्स अकाउंट्स में मत लिखो, मैं तो कैम में लिख ही रहा हूं, ना तो एक अदरवाइज मॉडिफाइड ओपिनियन का सब्सटीट्यूट है कि चलो कैम में लिख दिया, ऑल्दो गलती थी पर मैंने कैम में लिख दिया तो चलो इस बात पे मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करता। नो, इफ मॉडिफाइड ओपिनियन नीड्स टू बी एक्सप्रेस, दैट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन अकॉर्डेंस विद SC 705. You cannot make this CAM section as a substitute to an otherwise modified opinion of the subject matter.
ज़्यादा अंग्रेजी हो गया, चलो छोड़ो ना, मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन का सब्सटीट्यूट है। और जी, अ सब्सटीट्यूट फॉर रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 570 पर्टेनिंग टू गोइंग कंसर्न, ठीक है, जहां मटीरियल अनसर्टेनिटी है। सो डीएमजी एंड इट इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन। अगर मैं कैम के अंदर रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रैक्टिसेस का जिक्र कर रहा हूं, सो दैट डजंट मीन दैट आई वांट टू एक्सप्रेस अ सेपरेट ओपिनियन ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रैक्टिसेस, राइट। एक्चुअली मैं तो अपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो मैंने ऑडिट किया उसके दौरान मुझे क्या बात मोस्ट सिग्निफिकेंट लगी है उसका क्या मैं जिक्र कर रही हूँ। सो अब याद रखना, कम्युनिकेटिंग पूछ रहा है या डिटरमाइनिंग पूछ रहा है। मैं एक बार फटाफट से आपको बताती हूँ कि कैसे तुम लोगों को ये वाली बात का ना पता चलेगा एज सच, ठीक है। देखो, एक तो हाँ पीछे वाले ये वाले क्वेश्चन तो तुमको करने हैं, उसके अंदर तो तुम्हारे को कोई बात ही नहीं है। देखो ये जैसे बेसिस फॉर ओपिनियन ना, सिरी SREE, वही तो सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी करें। देखो बेटे ये है जैसे, तो मैं आपको ना एक बार ये क्वेश्चन का ना लैंग्वेज बता देती हूँ जिससे कि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि तुम कहाँ पे क्या बात लिखोगे। देखो अब इसमें तुम जब वो कम्युनिकेटिंग कैम पूछ रहा है ना, इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर डिस्क्लोजर, और अब आप बताओ एनालाइज करो, फिर इसमें कम्युनिकेटिंग के सारे पॉइंट लिखोगे, फिर इसमें डिटरमाइनिंग का RJ इवेंट्स नहीं लिखोगे, है ना। और एक ऑडिटर ऑडिट करने के लिए गया, अब आप बताओ वो डिटरमाइन कैसे करेगा, तो उसके अंदर फिर आपको वो डिटरमाइनिंग वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा। जैसे देखो ये तो EOM के बारे में लिखा हुआ है, हाउ डिस्क्लोज्ड। समझ में आया आप लोगों को? तो मुझे लगता है अब तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक बात तुम हमेशा ध्यान कर लेना कि उसने डिटरमाइनिंग कैम बोला है या कम्युनिकेटिंग कैम बोला है। अगर एक दूसरे की बात लिखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताओ जरा। सो कम्युनिकेटिंग में, कम्युनिकेटिंग इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर DMG, सेपरेट नहीं है, DMG सेपरेट नहीं है, DMG सेपरेट ओपिनियन नहीं देते। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, याद हो गया था तुमको तभी भी। चलो कम्युनिकेट, और अगर आप ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद TCWG, वो वाले मैटर्स जो उसको कैम लगे हैं, और अगर कोई मैटर कैम नहीं है तो भी वो इस बात को लिख देगा दैट देयर आर नो कैम्स, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ बर्ड्स आई व्यू, तो बर्ड्स आई व्यू क्या करना है तुमको, पढ़ तो लिया, 700 कर लिया, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग हो गया, फिर 705 में मॉडिफिकेशंस हो गया तुम्हारा, ठीक है, क्वालिफाइड एंडोर्स एंड डिस्क्लेमर, फिर कैम आ गया आपके पास में, कम्युनिकेट, ठीक है, और एक तुम्हारे पास EOM और अदर मैटर आ गया। EOM जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड चीज जो ठीक हुई होती है अप्रोप्रिएटली, यू नो, है, उसके लिए हो गया, और अदर मैटर जो अनरिलेटेड है विच इज अदर देन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप बताओ 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। अगर मैं एक ऐसे, बस दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वन, बट प्लीज माइंड इट, 10 नंबर पक्के अगर इतना कर गए अच्छे से, तो मतलब नॉट पक्के, अब तुम्हारे लिखने पे भी तो डिपेंड करता है ना। मैंने तो इतना पढ़ा दिया, पहले 10 घंटे लगा के 700 की सीरीज पढ़ा दी, और अब 1-1.5 घंटा लगा के ये करा दिया। So please do practice more, okay, so that all these keywords should be here in your mind and you can, you know, write it down in the exams. So standard auditing 710 comparative information, मैं एक ऐसे क्लाइंट को ऑडिट करने के लिए गई जिसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दिखाई हुई है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दिखाने के 2 तरीके, आइदर करस्पॉन्डिंग फिगर 7 एक, जैसे बैंक्स के अंदर हम देखते हैं, आपने सब ने, इवन आपने तो इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के अकाउंट्स में भी पढ़ा होता है कि बैंक्स के अंदर लास्ट ईयर की फिगर भी आती है, इस साल की भी आती है, शेड्यूल 3 के अंदर उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विदिन इस साल की फिगर भी आ रही है, लास्ट ईयर की भी आ रही है, इस साल की भी आ रही है, लास्ट ईयर की भी आ रही है, इस साल की भी आ रही है, लास्ट ईयर की भी आ रही है। या कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, पहले सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस साल के बन गए, फिर पिछले साल वाले एज इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को छाप दिया। पर हिंदुस्तान में जो फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है वो करस्पॉन्डिंग वाली है। रिमेंबर, करस्पॉन्डिंग विच इज ऑलवेज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो अभिन्न हिस्सा है इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द करेंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच कैन बी रेड ओनली इन रिलेशन टू द करेंट ईयर्स इंफॉर्मेशन। तो अब आप बताओ, दिस ऐसे डील्स विद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट ईयर के किसी दूसरे ने किए हैं ऑडिट, या ऑडिट ही नहीं हुए हैं, तो आप 510 भी लगाओगे। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट एंड ओपनिंग बैलेंसेस, बट वो प्रोसीजर्स बेस्ड है। 710 रिपोर्टिंग बेस्ड है, रिपोर्टिंग बेस्ड है। अच्छा, आई शुड टेल यू वन थिंग, मैंने आप लोगों को इसके 3 इलस्ट्रेशंस कराए हुए हैं ऑलरेडी क्लास में, जिसमें हमने फॉर्मेट किया हुआ है, हमने अदर मैटर भी किया हुआ है उसका एंड ऑल ना, जिसमें हमने पूरा फॉर्मेट किया हुआ है।
let me read it. Okay, I'm so sorry, let me read it from the book itself. ठीक है, तो हम लोगों ने ना इसके फॉर्मेट्स किए हुए हैं बेसिकली, तो मैं ना उस वाले बेसिकली आपको फॉर्मेट से भी पढ़ करके बता दूंगी ओएम सेक्शन कौन से वाले फॉर्मेट के अंदर हमने किया हुआ था क्लास में। यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नहीं दी हुई एक्चुअली, ठीक है। चलो जी, अब हमारे पास में आया जब हमने कहा फर्स्ट द नेचर ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, तो इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ एफआरएफ। एफआरएफ हमें दो तरह के बता सकता है, दो तरह के का मतलब वन इज द कोरस्पॉन्डिंग फिगर एंड वन इज कंपैरेटिव। तो कोरस्पॉन्डिंग जहाँ पे इंटीग्रल पार्ट है और कंपैरेटिव्स का मतलब क्या चीज हो गया बेटा, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स छापे जाते हैं। देखो हमने जो क्लास में इलस्ट्रेशन की, इलस्ट्रेशन 1 हमने कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स की है, इलस्ट्रेशन 2 हमने कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स की है जहाँ पे पिछले साल कोई दूसरा ऑडिटर था, और इलस्ट्रेशन 3 हमने क्लास में कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की है बुक से, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की है, ठीक है, जहां पे दूसरा था ऑडिटर, राइट, एंड मैटर वाज स्टिल अनरिजॉल्व्ड। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना, तुम्हारे पास में तो किताब है तो किताब से थोड़ा सा रिलेट कर लेना जो हमने क्लास में किया था, ओके। अदरवाइज यहाँ से थोड़ा सा याद करने वाला लगेगा। चलो अब बताओ आप मुझे, तो एसेंशियल ऑडिट रिपोर्टिंग डिफरेंसेस, कोरस्पॉन्डिंग फिगर में ओपिनियन रेफर्स टू करंट पीरियड ओनली, व्हाई, बिकॉज लास्ट ईयर वाले तो उसमें शामिल हैं, एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओपिनियन सेक्शन में दोनों साल का जिक्र होता है, ईच का जिक्र होता है। आई एम गोइंग टू रीड आउट फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग फिगर का जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने किया था। वी हैव ऑडिटेड द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड व्हिच कंप्राइज अ बैलेंस शीट एज इट 31 मार्च 20x1 ओनली, पुराने का जिक्र नहीं करेंगे। और जब हम कंपैरेटिव का करने जा रहे होते हैं, कंपैरेटिव, तो हम ईच हमने किया था, वी हैव ऑडिटेड, दिस इज इलस्ट्रेशन 3 दैट वी हैव डन इन द क्लास, वी हैव ऑडिटेड द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी व्हिच कंप्राइज द बैलेंस शीट एज एट March 31, 20x1 एंड 20x0, ठीक है, मैं लिख देती हूँ 31/3x1 एंड दैट ऑन 31/3x0, और यहां पर आ जाता है ओनली करंट पीरियड 31/3x1। रीजन, बिकॉज वो तो इंटीग्रल पार्ट है कोरस्पॉन्डिंग फिगर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये तो मुझे लिखना ही पड़ेगा अगर वो चाहे कोरस्पॉन्डिंग के बारे में पूछे, चाहे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पूछे। एज पर एसए 710 द ऑब्जेक्टिव आर टू ऑब्टेन sufficient appropriate evidence about whether the comparative information included in financial statements have been presented in accordance with the requirement in the applicable FRF, जैसे शेड्यूल 3 के अंदर, ठीक है, समझ आया। वो एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर साथ कोरस्पॉन्डिंग साथ फिगर्स करके दिखाते हैं, एंड टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो लास्ट ईयर की है वो कंपैरिजन पर्पसेस के लिए इस साल के अंदर यूज की गई है। ऑडिट प्रोसीजर, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना है वेदर द अमाउंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर्स जो कंपैरेटिव्स में दिए हैं वो एग्री कर रहे हैं विद द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स जो लास्ट ईयर दिए थे, एंड जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के लिए वो सेम है जो करंट वाले, और अगर नहीं है तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का जो एफआरएफ ने तरीका बताया है उसके अकॉर्डिंगली किया है या नहीं किया है। अगर रिट्रोस्पेक्टिव है तो वैसे, अगर रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है तो वैसे। अब अगर ऑडिटर को पता चलता है पोटेंशियल मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, याद करो हमने यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार भी प्रायर पीरियड आइटम्स की एडजस्टमेंट्स की बात की थी, याद आया कुछ? ग्रेट। अगर पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट पता चलता है इस साल को ऑडिट करते वक्त जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में है, तो उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, राइट। और प्लस इसके साथ साथ हाँ 560 तो इसलिए लगाना पड़ेगा ना कि अगर लास्ट ईयर भी मैंने ऑडिट किया था तो 560 में आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट अगर कोई इवेंट होती हैं तो हम सोचते हैं क्या हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करें। सो आई वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म प्रोसीजर्स एज पर एस 560 एज वेल, एंड 580 के अनुसार हम WRs जितने साल की इंफॉर्मेशन कंपैरेटिव्स के अंदर है उनके ऊपर ले लिया करेंगे। अब आई ऑडिट रिपोर्टिंग कोरस्पॉन्डिंग फिगर, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरस्पॉन्डिंग फिगर।
करस्पॉन्डिंग फिगर्स में लास्ट ईयर की चीजें एज इंटीग्रल पार्ट इंक्लूडेड है, एज इंटीग्रल पार्ट इंक्लूडेड है। एंड इनको केवल इन रिलेशन टू, बिकॉज साथ साथ में दी हैं, सेम फ्रेमवर्क में सेम फॉर्मेट के अंदर दिया हुआ है, राइट, बिकॉज करेंट पीरियड की जो फिगर्स हैं उन्हीं के अनुसार उसको रीड करना है। अगर करस्पॉन्डिंग फिगर्स प्रेजेंटेड हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली बात, मेरी ओपिनियन में कोई भी लास्ट ईयर की फिगर का जिक्र नहीं होगा एक्सेप्ट, याद करो हमने कैसे करा था इसको, एक्सेप्ट कि लास्ट ईयर में कोई गलती थी, अगर वो लास्ट ईयर के ऑडिटर ने पता लगा ली थी बट उसका इस साल जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना था वो नहीं हुआ, या लास्ट ईयर वाले में गड़बड़ थी, लास्ट ईयर वाले ऑडिटर ने पता नहीं लगाई थी, हमें इस साल का ऑडिट करते वक्त पता चल गई बट मैनेजमेंट ने उसका जो भी रेक्टिफिकेशन एज पर एफआरएफ करना था वो नहीं किया, तब मुझे याद करो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 पर हूं मैं अभी, rather I would come to illustration number 1 of corresponding figures। तब मुझे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में, हमने ये बात नोट की हुई है स्पेसिफिकली इन द क्लास, तब हमें बेसिस फॉर क्वालिफाइड, अभी मैं ना वो वाली फाइल नहीं ओपन करना चाह रहे हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर तो वो वाला ऐसे पढ़ने में जितना 1.5-2 घंटा लगा था सेम लग जाएगा, बिकॉज बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में दोनों में जाएगा यहाँ पे कि इतने अमाउंट से 20x1 में गड़बड़ है एंड इतने अमाउंट से 20x0 की करस्पॉन्डिंग फिगर में गड़बड़ है, राइट। तो अगर ऑडिटर रिपोर्ट लास्ट ईयर वाले में क्वालिफाइड डिस्क्लेमर था या एडवर्स था और जिस मामले की वजह से उसने वो ओपिनियन मॉडिफाइड दी थी वो अनरिजॉल्व्ड है, तो मैं भी इस साल बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन मैं लिख देती हूँ बुक का 710 के बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है, हम उसका जिक्र कर देंगे एंड रेफर टू बोथ द करेंट पीरियड फिगर्स एंड द करस्पॉन्डिंग फिगर्स, हम दोनों को रेफर करेंगे एंड हम एक्सप्लेन करेंगे ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाइड की हुई है क्योंकि पॉसिबल इफेक्ट थे अनरिजॉल्व मैटर के, मतलब लास्ट ईयर कुछ गड़बड़ थी, वो गड़बड़ अगर लास्ट ईयर के ऑडिटर ने पकड़ ली थी पर उसको रिजॉल्व नहीं किया, तो मैं बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन सेक्शन में इस साल की फिगर का भी जिक्र करूंगी, लास्ट ईयर वाले का भी, राइट। और अगर मुझे इस साल पता चलता है कि मिस स्टेटमेंट थे लास्ट ईयर के फिगर्स में जिस पर लास्ट ईयर के ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस की थी, बट मुझे इस साल पता चल गया बट द मैटर इज स्टिल अनरिजॉल्व, उसको एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क उन्होंने अभी रिजॉल्व नहीं किया है, तो भी मैं क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगी। और अगर ऑडिटेड ही नहीं था तो मैं लिख दूंगी दैट करस्पॉन्डिंग फिगर्स वर नॉट ऑडिटेड, हाउएवर मैं इस एसे की जो मेरी रिक्वायरमेंट है उनसे रिलीव नहीं हो पाऊंगी। Now, comparative information कौन सी होती है? So, comparative information is where amounts and other disclosures are included for comparison, but these are not integral part and if audited, तो auditor के opinion section में रेफर करा जाएगा। तो ये क्या है? ये ईच सेक्शन का, ईच पीरियड का जिक्र किया जाएगा। मैं यहाँ पर लिख करके चले जा रहे हूँ आप लोगों को, दिस इज बुक का जो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 3 के साथ, थ्योरी भी पढ़ी हुई है इलस्ट्रेशन नंबर 3 के साथ, मैंने तुमको तब भी बोला था इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, है ना। सो ऑडिटर ओपिनियन टू रेफर टू ईच पीरियड, ईच पीरियड का मतलब वी हैव ऑडिटेड द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी व्हिच कंप्राइज अ बैलेंस शीट एज एट March 31, 20x1 एंड 20x0 एंड द स्टेटमेंट ऑफ P&L ईच। और अगर when reporting on prior period in connection with current period audit, ऑडिटर की ओपिनियन जो लास्ट ईयर थी वो इस साल वाले से डिफर कर रहा है, तो आप रीजंस दे करके चलेंगे कि क्यों डिफर कर रहा है, क्यों लास्ट ईयर वाले के बारे में ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दी थी जबकि इस साल हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं। एंड प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कभी भी ऑडिटेड बाय अ प्रीडिसेसर ऑडिटर होते हैं, you can write down again illustration number 2 done in the class from the book and illustration number even 3 done in the class from the book, दोनों में है OM section। if the financial statement of prior period ऑडिट किसी और ने किए थे तो हमें उस दूसरे ऑडिटर की रिपोर्ट का जिक्र अपनी इस साल की ऑडिट रिपोर्ट में करना है, क्योंकि मैं किसी
पिछले साल की ऑडिटर की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हो तो ये कौन से सेक्शन में जाएगा, अदर मैटर में, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच हैज टू डू समथिंग विद दिस ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, तो हम लिख देंगे दीज वर ऑडिटेड बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर, टाइप ऑफ ओपिनियन, डेट ऑफ वो वाली रिपोर्ट, और हम मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे। और अगर ऑडिटेड नहीं होंगे तो हम लिख देंगे दीज वर नॉट ऑडिटेड, ये भी अदर मैटर सेक्शन के अंदर जाएगा। इसमें भी अदर मैटर लिखा ना, यस। मैं एक बार रीड कर दे रही हूँ तुम्हारे सामने इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है, आप भी बुक में से एक बार देख सकते थे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में मैंने अदर मैटर सेक्शन दिया है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड March 31, 20x0 वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, दैट मींस प्रीडिसेसर ऑडिटर, हु एक्सप्रेस्ड एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन दोज स्टेटमेंट्स ऑन डेट दी हुई है -30/20x0। ठीक है, तो हमने टाइप ऑफ ओपिनियन भी बता दी कि जी अनमॉडिफाइड थी, और साथ में हमने ये भी बता दिया। और अगर ऑडिटेड नहीं थे, बात खत्म, तो हमने बोल दिया ये ऑडिटेड नहीं थे। आई जस्ट होप अब तुम लोगों का एक बार को डिटेल्ड रिवीजन हो गया। देखो, आई नो आई टुक मच टाइम, बट स्टिल 10 मार्क्स की ऑन एन एवरेज वेटेज के लिए, और तुम्हारी पूरी स्टडी मटीरियल भी हो गई 50-60 पेज की तो है ही। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस भी तुम लोगों के ना, ये यहाँ पर ये एम्फेसिस EOM का आ गया, स्पेसिफिक इवैल्यूएशन क्या होंगे, स्पेसिफिक पूछे हैं उसने, तो है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर दैट P और प्रिपरेशन, इंटरनल कंट्रोल और गोइंग कंसर्न को असेस करना। ये देखो आंसर्स भी दिए हुए हैं इधर में ना इन लोगों ने, बेसिस फॉर ओपिनियन है तो मुझे इतना ही आंसर चाहिए। सो क्वेश्चंस भी बनाए हैं, आंसर्स भी बनाए हुए हैं। सो आई होप अब इसको आप खुद से पढ़ लोगे, बिकॉज हमने ये सारा कुछ कर तो लिया ही है ना। ठीक है, चलो अब फटाफट से एक बार इसको स्टडी मटेरियल और अच्छे से देख जाओ, जो जो तुम लोगों ने हाईलाइट किया, एंड देन दिस चैप्टर वुड बी कंप्लीटली दिमाग में बैठेगा थोड़ा। राइट, ऑल द बेस्ट, अच्छे अच्छे से एग्जाम्स में करना है विद ऑल दीज कीवर्ड्स। ठीक है, थैंक यू।